हे गाइस, डॉक्टर शरण और आप सबका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है नीट पढ़ी, जहाँ पे मैं आपको एनसीईआरटी बायोलॉजी के सारे कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि अपकमिंग नीट एग्जाम से पहले आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए और नीट एग्जाम में आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सको। और इसी सीरीज़ में आज मैं कवर करने वाला हूँ इकोसिस्टम। हम ऑलरेडी मोर देन हाफ ऑफ द सिलेबस ऑफ नीट बायोलॉजी कवर कर चुके हैं। टोटल ऑफ 17 चैप्टर्स, 17 वीडियोस। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। हर वीडियो के साथ मैंने हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड करे हैं, तो जाके वो हैंड रिटन नोट्स डाउनलोड कीजिएगा। आज भी हम ऐसा ही कुछ करेंगे। डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर आज के चैप्टर का हैंड रिटन नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा। जाके वो नोट्स पढ़िए, उसके थ्रू रिवाइज कीजिए। दे विल श्योरली हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग द चैप्टर बेटर, और याद होगा तो आप बेटर रिकॉल भी कर पाएंगे। ऑल्सो गो एंड ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे मैं आपको एमसीक्यूज दे रहा हूँ ताकि आपकी एमसीक्यूज की भी प्रैक्टिस हो जाए, और जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे एग्जाम में आप उतना जल्दी एमसीक्यूज सॉल्व कर पाओगे। सो दैट्स ऑल फॉर द इंट्रोडक्शन। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर इकोसिस्टम। क्या है ये इकोसिस्टम? हर चैप्टर में सबसे पहले बेसिक डेफिनेशंस बताते हैं, तो आप इकोसिस्टम को कैसे डिफाइन करोगे? व्हाट इज इकोसिस्टम? कुछ नहीं है, नेचर का फंक्शनल यूनिट। मैंने आपको बताया था हर एक चीज़ की फंक्शनल यूनिट बताइए। सेल क्या बताया था? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। वैसे ही नेफ्रॉन क्या बताया था? इट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनीज। न्यूरॉन क्या बताया था? इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। वैसे ही व्हाट इज इकोसिस्टम? इकोसिस्टम इज द फंक्शनल यूनिट। व्हाट इज इट? इट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। मतलब क्या है इसका? देखो, फंक्शनल मतलब फंक्शन कैरी आउट होना चाहिए, है ना? पूरा का पूरा फंक्शन कैरी आउट होना चाहिए। किसका फंक्शन? नेचर का फंक्शन। यूनिट मतलब सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल ब्रेकेज, स्मॉलेस्ट पॉसिबल ब्रेकेज या लेवल, है ना? मतलब ये कि बहुत बड़ा सा एक ऑर्गेनाइजेशन है नेचर। इसको अगर आप छोटे छोटे पीसेस में तोड़ोगे तो सबसे स्मॉलेस्ट पीस क्या होगा जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट भी करेगा और काम भी करेगा नेचर का, ठीक है? और जब ये ऐसे छोटे छोटे पीसेस आपस में मिलेंगे तो पूरा का पूरा नेचर बनाएंगे। सो दैट इज योर इकोसिस्टम। हाउ डू यू डिफाइन इट? फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर, सबसे छोटा पॉसिबल लेवल जहां पे नेचर का पूरा काम हो रहा है। क्या है नेचर का पूरा काम? बेसिकली नेचर का काम है एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स, है ना? जितनी भी ऑर्गेनिजम्स हैं हमारी दुनिया में, सबको एग्जिस्ट कराना नेचर का काम है। कैसे एग्जिस्ट करते हैं? क्या कोई इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं? नहीं। ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि वो एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं, ठीक है? सो नेचर का काम क्या कराना है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका इंटरैक्शन कराएगा, इंटरैक्शन अमंग्स देमसेल्व्स, ठीक है? तो ये पूरा डेफिनेशन अगर आप कंबाइन कर लो तो इकोसिस्टम का फाइनल डेफिनेशन कैसे आएगा? इट इज डिफाइंड एज द फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर, ठीक है? और हो क्या रहा है नेचर में? लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वेयर लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरैक्ट अमंग देमसेल्व्स एंड विद द सराउंडिंग, ठीक है? आपस में भी इंटरैक्ट करेंगे और जिस सराउंडिंग में एग्जिस्ट कर रहे हैं उस सराउंडिंग से भी इंटरैक्ट करेंगे। अगर आपको एक एग्जांपल दूं इकोसिस्टम का, तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का एग्जांपल है आपका, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का एग्जांपल है आपका फॉरेस्ट, है ना? या फिर ले लो ग्रास लैंड। टेरेस्ट्रियल मतलब वो इकोसिस्टम जो लैंड पे एग्जिस्ट कर रहा है, ग्रास लैंड, है ना? या ले लो डेजर्ट। क्या हो रहा है इन इकोसिस्टम्स में? देखो, फॉरेस्ट में क्या होगा? हमारे पास प्लांट्स है, ठीक है? प्लांट्स क्या कर रहा है? प्लांट्स सनलाइट लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेगा और ग्लूकोज बनाएगा, है ना? ये प्लांट का काम है। अब प्लांट अकेले तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा ना, प्लांट के साथ और भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। चाहे वो प्लांट को खाने वाला डियर हो, चाहे वो प्लांट को खाने वाला हमारा कोई इंसेक्ट हो, है ना? तो ये सब भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इंटरैक्शन इनके बीच में भी हो रहा है। डियर प्लांट के साथ भी इंटरैक्ट कर रहा है, इंसेक्ट प्लांट के साथ भी इंटरैक्ट कर रहा है। अब अगेन, डियर अकेला नहीं है। डियर को खाने के लिए हमारा टाइगर है वहाँ पे, वैसे ही इंसेक्ट को खाने के लिए हमारा बर्ड है वहाँ पे, है ना? सो इंटरैक्शन देखो, यहाँ पे अकेला कोई भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा। टाइगर डियर के साथ इंटरैक्ट कर रहा है, डियर प्लांट के साथ इंटरैक्ट कर रहा है, वैसे ही बर्ड इंसेक्ट के साथ इंटरैक्ट कर रहा है, इंसेक्ट हमारा प्लांट के साथ इंटरैक्ट कर रहा है। और प्लांट भी अकेला नहीं बैठा है, प्लांट भी इन लोगों के साथ इंटरैक्ट कर रहा है और सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी इंटरैक्ट कर रहा है। तो ये पूरा का पूरा जो आपका सीक्वेंस ऑफ प्लांट, एनिमल, ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्टिंग टुगेदर विद देयर इंटरैक्शन है, उसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम। सो ये क्या था? हमारा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का एग्जाम्पल था। वैसे अगर आपको एक्वेटिक इकोसिस्टम का एग्जाम्पल दूं, एक्वेटिक इकोसिस्टम, तो जो आपके पॉन्ड है, जो आपका लेक है, पॉन्ड, लेक, कोई रिवर, ऑल दीज आर व्हाट? ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम।
ठीक है, सो दैट इज द बेसिक्स ऑफ इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम? स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम एंड इट्स फंक्शन। तो जो इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, जैसे मैंने आपको प्लांट वाला एग्जांपल दिया था फॉरेस्ट इकोसिस्टम का, क्या बताया था? वहाँ पे कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं जो प्लांट के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं, है ना? क्या होगा? वो बायोटिक कंपोनेंट हो जाएगा। बायोटिक मतलब लिविंग। और वैसे ही प्लांट क्या कर रहा था? नॉन लिविंग कंपोनेंट उठा रहा था, यानी कि सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, सॉइल में वो प्रेजेंट है ना? तो ये सब चीज़ें क्या है? ये नॉन लिविंग है। तो नॉन लिविंग कंपोनेंट को क्या बोलते हैं हम इकोसिस्टम के? ए बायोटिक। ए बायोटिक। ए मतलब नॉन लिविंग, बायो मतलब लिविंग, ए मतलब नॉन लिविंग। ठीक है, सो इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर इज बिकॉज ऑफ बोथ बायोटिक एंड ए बायोटिक कंपोनेंट। और जब ये आपस में इंटरैक्ट करते तो हमारा, जैसा डेफिनेशन में बताया, पूरा इकोसिस्टम बनेगा। ठीक है, अब बायोटिक कंपोनेंट में एक टर्म आता है हमारा स्पीशीज कॉम्पोजिशन। क्या है? स्पीशीज कॉम्पोजिशन। सिंपल इंग्लिश वर्ड है। क्या होता है स्पीशीज कॉम्पोजिशन? कॉम्पोजिशन मतलब कौन कौन सी स्पीशीज एग्जिस्ट कर रही हैं। ठीक है, सो बेसिकली स्पीशीज कॉम्पोजिशन ऑफ इकोसिस्टम, इसमें क्या होगा? आप स्पीशीज आइडेंटिफाई करोगे एंड उसको इन्यूमरेट करोगे। आइडेंटिफाई एंड इन्यूमरेट, जितनी भी स्पीशीज हमारी एग्जिस्ट कर रही है इन एन इकोसिस्टम। ठीक है, अगेन एक और डेफिनेशन है हमारा स्ट्रैटिफिकेशन का। स्ट्रैटिफिकेशन क्या है? स्ट्रैटिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, ये टर्म आता है। ठीक है, स्ट्रैटिफिकेशन टर्म आता है। तो व्हाट इज स्ट्रैटिफिकेशन? इट इज द वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अभी स्पीशीज कॉम्पोजिशन बताया मैंने आपको। स्पीशीज कॉम्पोजिशन में मैंने क्या बताया कि अगर एक इकोसिस्टम है, इसमें जितनी भी स्पीशीज प्रेजेंट है, ऑर्गेनिजम्स की जितनी भी स्पीशीज प्रेजेंट है, वो उसका स्पीशीज कॉम्पोजिशन है। तो अगर यही चीज़ आप एक वर्टिकल लेवल में देखो, अगर एक वर्टिकल लेवल में देखोगे तो उसको हम बोलेंगे स्ट्रैटिफिकेशन। तो क्या है स्ट्रैटिफिकेशन? इट इज द vertical distribution. It is the vertical distribution of different species occupying different levels. ठीक है, तो स्ट्रैटिफिकेशन कंफ्यूज नहीं होना, जो स्पीशीज कॉम्पोजिशन है उसी के अंदर हमारा स्ट्रैटिफिकेशन आता है। बस स्पीशीज कॉम्पोजिशन में हमने पूरा इकोसिस्टम ले लिया, स्ट्रैटिफिकेशन में हम वही स्पीशीज को वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन में बताएंगे। मतलब ये एग्जांपल अगर आपको दूं कि आपका फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, एग्जांपल इज इन फॉरेस्ट इकोसिस्टम। फॉरेस्ट इकोसिस्टम में क्या होता है? तो सबसे नीचे हमारा क्या आएगा? सबसे नीचे हमारे छोटे छोटे हर्ब्स एंड ग्रासेस आ जाएंगी। तो छोटे छोटे हर्ब्स ऐसे हैं और थोड़ी सी ग्रासेस भी होंगी, है ना? वो क्या है? हमारा सबसे लोअर लेवल ऑफ स्पीशी ऑर्गेनाइजेशन इन फॉरेस्ट है। उसके थोड़ा सा ऊपर क्या होगा? थोड़ा बड़ा प्लांट आएगा। क्या है ये? श्रब्स है। दीज आर नथिंग बट श्रब्स। फिर क्या आएगा? फिर हमारा सबसे बड़ा बड़ा प्लांट आएगा, दैट इज आर ट्रीज। ठीक है, बड़े बड़े ट्रीज आएंगे। फॉरेस्ट की हम बात कर रहे हैं, सबसे बड़े बड़े ट्रीज आ जाएंगे। तो अब यहीं पे देखो कि हमारे 3 लेवल हो गए। सबसे नीचे ग्रास एंड हर्ब्स है, ग्रास एंड हर्ब्स। उसके बाद हमारे श्रब्स है एंड फाइनली हमारे ट्रीज हैं। अब इसी 3 लेवल में जो ऑर्गेनाइज हुआ, ये लेवलिंग कैसी है? वर्टिकल है, मतलब स्ट्रेट ऊपर की तरफ ये लेवलिंग जा रही है। तो इसी को हमने बोला है स्ट्रैटिफिकेशन। अब ज़रूरी नहीं है ये सिर्फ फॉरेस्ट में, ये कहीं पे भी हो सकता है। मतलब अगर आप ओशन लोगे, कोई बहुत बड़ा सा ओशन लोगे, सबसे नीचे वाली डेप्थ में जो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो पहला स्ट्रैटा बनाएंगे। जो सबसे ऊपर वाले ओशन के लेवल में स्विम कर रहे होंगे वो ऊपर वाला ऑर्गेनिज्म बनाएंगे। तो वो भी क्या है? वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ही है। सो रिमेंबर, आवर स्ट्रैटिफिकेशन डजंट हैपन ओनली इन फॉरेस्ट, वो किसी भी इकोसिस्टम में हो सकता है जहाँ पे वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन स्पीशीज का हो रहा है। नाउ व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम? क्या क्या कंपोनेंट्स है जो कि इकोसिस्टम को बना रहे हैं? कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम, एवरी इकोसिस्टम, चाहे वो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हो, चाहे वो एक्वेटिक इकोसिस्टम हो, कोई भी इकोसिस्टम ले लो, सबका 4 कंपोनेंट होता है। क्या क्या? 1 इज प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी। सेकंड इज डीकॉम्पोजिशन, डीकॉम्पोजिशन। थर्ड इज एनर्जी फ्लो, एनर्जी फ्लो। And final is our nutrient cycling, nutrient cycling. And this makes sense also, क्योंकि देखो हर इकोसिस्टम में किसी ना किसी ऑर्गेनिज्म को प्रोडक्शन करना पड़ेगा। किसका प्रोडक्शन? एनर्जी का प्रोडक्शन। सो दैट कम्स अंडर प्रोडक्टिविटी। जब एनिमल मरेगा तो उसको डिकम्पोज करना पड़ेगा, क्योंकि हम कोई भी न्यूट्रिएंट, कोई भी एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहते। वंस द एनिमल डाइज, उसके न्यूट्रिएंट्स भी यूज़ होंगे और उसमें जो एनर्जी स्टोर्ड है वो भी यूज़ होगी। कौन करेगा एनर्जी यूज़? डिकम्पोजर्स। न्यूट्रिएंट्स कहाँ जाएंगे? जब डिकम्पोज होकर सॉइल में आएंगे तो वापस प्लांट्स उसको यूज़ करेंगे। तो वो किस में आ जाएगा?
डिकम्पोजिशन में आ जाएगा। और ये पूरा का पूरा खेल चल क्यों रहा है? क्योंकि ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी चाहिए। एनर्जी चाहिए मतलब एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में एनर्जी ट्रांसमिट होगा। सारी चीज़ डिटेल में बताऊंगा मैं आपको, सो डरिए मत, कंफ्यूज नहीं होना, अभी बस ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको, है ना। तो एनर्जी एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर होना है तो क्या होगा, हमारा एनर्जी फ्लो होगा। एंड फाइनली जब ऑर्गेनिज्म मरेगा तो उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होंगी उसकी साइक्लिंग होनी है, तो उसमें क्या होगा, हमारा न्यूट्रिएंट साइक्लिंग हो जाएगा। अब देखो, प्रोडक्टिविटी, डीकॉम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो, ये तीन हमारा एनसीईआरटी में हर एक स्पेसिफिक टॉपिक्स के अंदर मेंशन्ड है, तो ये तीन आपको मैं डिटेल में बताऊंगा। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग एनसीईआरटी से हटा दिया गया है, पुरानी एनसीईआरटी में था, अभी एट प्रेजेंट जो एनसीईआरटी चल रही है उसमें न्यूट्रिएंट साइक्लिंग नहीं है। तो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग के बारे में आपको इतना ही पता होना चाहिए कि न्यूट्रिएंट्स जो भी है हमारे, चाहे वो फॉस्फोरस हो, चाहे वो कार्बन हो, कोई भी न्यूट्रिएंट हो, कोई भी एलिमेंट हो, जो एक बार लिविंग वर्ल्ड में आ गया उसकी साइक्लिंग होगी रहेगी। मतलब कि एक ऑर्गेनिज्म के अंदर वो फिक्स नहीं रहेगा, एक ऑर्गेनिज्म से it will go to other organism and other organisms it will cycle back to a third organism, ठीक है। so that is your nutrient cycling, और ये साइक्लिंग तब तक रहेगी जब तक वो एलिमेंट, वो न्यूट्रिएंट आपका वापस नेचर में आ नहीं जाता और फिर नेचर से फिर से उसे कोई ऑर्गेनिज्म उठाएगा, ठीक है। सो दैट इज ऑल यू नीड टू नो अबाउट न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। बाकी तीन आपको मैं डिटेल में बताऊंगा अभी, लेकिन उससे पहले जो इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर आपको मैंने बताया अभी, लेट मी एक्सप्लेन इट थ्रू एन एग्जाम्पल। एन एग्जाम्पल हम लेंगे पॉन्ड का, पॉन्ड एज एन इकोसिस्टम, ठीक है। मैंने क्या बताया, इकोसिस्टम में क्या क्या होगा, इकोसिस्टम में एक होगा हमारा एबायोटिक पार्ट, एक होगा हमारा बायोटिक पार्ट, यही बताया स्ट्रक्चर में ना कि दो कंपोनेंट्स है, एबायोटिक एंड बायोटिक। सो एबायोटिक कंपोनेंट क्या क्या होगा हमारा, एबायोटिक कंपोनेंट में हमारे आ जाएंगे, पॉन्ड की बात करूँ, पॉन्ड में एबायोटिक कंपोनेंट क्या क्या है हमारे पास, वाटर है, करेक्ट, वाटर के साथ कुछ डिजॉल्व सब्सटेंसेस भी होंगी, सही बात है, डिजॉल्व्ड सब्सटेंसेस। उसके अलावा क्या है, उसके अलावा अगर आप पॉन्ड का बिल्कुल बेस देखोगे सबसे नीचे, तो वहाँ पे क्या होगा, सॉइल प्रेजेंट होगा, ठीक। और क्या होगा, और सनलाइट आ रही है तो वहाँ पे सोलर इनपुट भी है, सोलर इनपुट इज प्रेजेंट, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, टेम्परेचर वेरिएबिलिटी हो रही है तो टेम्परेचर इज ऑल्सो देयर। ऑल दीज आर व्हाट, ऑल दीज आर एबायोटिक कॉम्पोनेंट। अब जो बायोटिक कॉम्पोनेंट है इसको आप डिवाइड कर सकते हो किस में, प्रोड्यूसर्स में एंड कंज्यूमर्स में, प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। क्या है प्रोड्यूसर्स, नाम से पता चल रहा है, दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस समथिंग। व्हाट आर दे गोइंग टू प्रोड्यूस, देखो पूरे वर्ल्ड में ना एंटायर इकोसिस्टम्स बोलो, चाहे बायोस्फीयर बोलो, चाहे जहाँ भी जो भी चीज़ आपको बोलनी है, नॉट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन जनरेट एनर्जी। हाँ, एनर्जी सबको चाहिए लेकिन हर कोई एनर्जी जनरेट नहीं कर सकता। एनर्जी जनरेट करने की कैपेसिटी किसके पास है, सिर्फ प्रोड्यूसर्स के पास है। कहाँ से जनरेट हो रही है एनर्जी, फ्रॉम सनलाइट, सो इट प्रोड्यूसेस एनर्जी फ्रॉम सनलाइट, ठीक है। अब देखो मैं जब एनर्जी बोल रहा हूँ ना, कंफ्यूज नहीं होना, चाहे आप एनर्जी बोलो, चाहे आप ग्लूकोज बोलो, चाहे आप कोई भी मेटाबोलाइट बोलो, जिस मेटाबोलाइट से आपको एनर्जी मिल रही है वो कौन प्रोड्यूस कर रहा है, वो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। मेटाबोलाइट प्रोड्यूस कर रहा है मतलब पूरे के पूरे वर्ल्ड का एनर्जी सोर्स कौन है, आपका प्रोड्यूसर्स है, ठीक है। सो किसी भी इकोसिस्टम को एग्जिस्ट करने के लिए आपको वहां पे एक प्रोड्यूसर चाहिए, एक्सेप्ट फॉर डेट्रेटस फूड चेन जो आपको मैं बताऊंगा, वहां पे प्रोड्यूसर की जरूरत नहीं है। हाँ, वहां पे भी एनर्जी प्रोड्यूसर से ही शुरू हुई है पूरी साइकिल में, बट डेट्रेटस फूड चेन कहीं बीच से स्टार्ट होता है जो मैं आपको अलग से बताऊंगा। अभी के लिए इतना याद रखो, पॉन्ड में प्रोड्यूसर्स प्रेजेंट है अंडर द बायोटिक कॉम्पोनेंट। क्या क्या होंगे पॉन्ड के प्रोड्यूसर्स, पॉन्ड के प्रोड्यूसर्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास प्लांट्स होंगे, प्लांट्स जो पॉन्ड के मार्जिन में प्रेजेंट हो या फिर जो सबमर्ज्ड हो, पानी के नीचे प्रेजेंट हो। उसके अलावा हमारे पास एल्गी होंगे, उसके अलावा हमारा फाइटोप्लैंक्टन होगा। मैं ये बता क्यों रहा हूँ, मैं बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि इससे क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है, नीट में क्वेश्चन आ रखा है। उसमें लिखा होगा विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज द प्रोड्यूसर इन अ पॉन्ड इकोसिस्टम, और उसमें ऑप्शंस में दे रखा होगा फाइटोप्लैंक्टन, फिर आ जाएगा एक टर्टल, फिर आ जाएगा एक मार्जिनल प्लांट्स। तो याद रखना, मार्जिनल प्लांट्स एज वेल एज फाइटोप्लैंक्टन दोनों होगा ऑप्शन में आंसर, डोंट जस्ट मार्क प्लांट्स, ठीक है। फाइटोप्लैंक्टन ऑल्सो एक्ट एज प्रोड्यूसर्स। कंज्यूमर्स में क्या आ जाएगा, फिर कंज्यूमर्स में हमारे आ जाएंगे जू प्लैंक्टन्स, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, अगेन जू प्लैंक्टन्स आर कंज्यूमर्स, फाइटोप्लैंक्टन्स आर प्रोड्यूसर्स, ठीक है। उसके अलावा जितने भी हमारे पास एक्वेटिक एनिमल्स हैं, एक्वेटिक एनिमल्स, चाहे वो फ्री स्विमिंग हो चाहे वो बॉटम ड्वेलिंग हो। फ्री स्विमिंग मतलब जैसे फिश है, वो फिश ऊपर की तरफ स्विम कर रहे हैं, ठीक है। बॉटम ड्वेलिंग जो नीचे बिल्कुल पॉन्ड के बॉटम में बैठा हुआ है, जहाँ पे सॉइल है हमारा, वहाँ पे बैठा हुआ है, वो क्या हो जाएगा हमारा, वो बॉटम ड्वेलिंग कंज्यूमर हो जाएगा। बट ऑल दीज आर व्हाट, कंज्यूमर्स, ठीक है। इसके अलावा बायोटिक कॉम्पोनेंट में हमारे पास एक और चीज आती है, डीकम्पोजर्स। क्या है डीकम्पोजर्स, वो ऑर्गेनिजम्स जो कि डेड डिकेइंग मैटर को डीकम्पोज करेंगे, डीकम्पोज और ब्रेक डाउन,
ब्रेक डाउन डेड एंड डिकेइंग मैटर, ठीक है। और डीकम्पोजर्स के फूड चेन को हम बोलते हैं डेट्रिटस फूड चेन, डीएफसी बोलते हैं। सो डीएफसी में कहाँ से फूड चेन स्टार्ट होता है, जहाँ पे हमारा डीकम्पोजर एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। डीकम्पोज किसको करेगा, डेड एंड डिकेइंग मैटर को। मतलब ये कि डीकम्पोजर्स एनर्जी डेड एंड डिकेइंग मैटर से ले रहे हैं, वो खुद अपना एनर्जी नहीं बना रहे। इनका भी एनर्जी सोर्स क्या होगा, हमारा जो प्लांट ने स्टार्ट किया था एनर्जी, वही इनका भी एनर्जी सोर्स होगा। ये खुद अपना एनर्जी अलग से सनलाइट से नहीं बना रहे, रिमेंबर दैट। एग्जाम्पल्स में आपके पास डीकम्पोजर्स के एग्जाम्पल्स याद रखना, क्या क्या हो सकता है, फंजाई हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है। यूजुअली ये कहाँ पे होंगे, दीज आर प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ द पॉन्ड, बॉटम ऑफ द पॉन्ड, ठीक है। डेट्रिटस फूड चेन के बारे में आगे बताऊंगा, अभी डरो मत, ठीक है। सही है, इतना हो गया आपका पॉन्ड इकोसिस्टम के बारे में। अब लेट मी टेल यू कि ये लोग मिलके फंक्शंस क्या क्या कर रहे हैं, व्हाट आर द फंक्शंस। यही था हमारा पूरा का पूरा टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, व्हाट इज द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम। तो क्या क्या फंक्शन कैरी आउट हो रहा है। सबसे पहला फंक्शन किसका होगा, प्रोड्यूसर का होगा। क्या कर रहा है प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर एनर्जी, सन की एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है इनटू एन ऑर्गेनिक मैटर दैट कैन बी कंज्यूम्ड बाय अदर कंज्यूमर। सो बेसिकली कन्वर्जन ऑफ इनऑर्गेनिक, conversion of inorganic material to organic material, यही हो रहा है ना, इनऑर्गेनिक मटेरियल टू ऑर्गेनिक मटेरियल। और ये कन्वर्जन हम कैसे कर रहे हैं, सनलाइट की मदद से कर रहे हैं, सही। इनऑर्गेनिक मटेरियल मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ले लो, वाटर ले लो, इन सबको हम ऑर्गेनिक मटेरियल मतलब ग्लूकोज, ग्लूकोज में कन्वर्ट करें। ये किसका काम है, प्रोड्यूसर का काम है, ठीक है। पहला फंक्शन इकोसिस्टम का ये हो रहा है। दूसरा फंक्शन क्या है, दूसरा फंक्शन इस प्रोड्यूसर को हमारा कंज्यूमर कंज्यूम करेगा। प्रोड्यूसर इज कंज्यूम्ड बाय कंज्यूमर, ठीक है। कंज्यूमर मतलब क्या है, हमारे हेटेरोट्रॉफ्स, हेटेरोट्रॉफ्स जो कि अपना एनर्जी खुद नहीं बना रहे, किस पे डिपेंड कर रहे हैं एनर्जी के लिए, वो डिपेंड कर रहे हैं प्लांट पे। प्लांट क्या है हमारे, प्रोड्यूसर्स क्या है हमारे, ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है। ऑटोट्रॉफ्स क्या है, ऑर्गेनिज्म जो अपनी एनर्जी खुद बना रहे हैं, ठीक है। ये दूसरा फंक्शन हो गया। तीसरा फंक्शन मैंने क्या बताया, डीकम्पोजर्स बताया ना, तो वहां पे क्या होगा, डीकम्पोजर्स क्या करेंगे, डीकॉम्पोजिशन करेंगे। सो थर्ड फंक्शन हैपनिंग इन एन इकोसिस्टम इज डीकॉम्पोजिशन, डीकॉम्पोजिशन एंड मिनरलाइजेशन। क्या है मिनरलाइजेशन, मिनरलाइजेशन जब आपको डीकम्पोजिशन के स्टेप्स बताऊंगा उसमें बताऊंगा, लेकिन अभी समझो इतना। मिनरलाइजेशन मतलब जब भी आप डीकम्पोज करोगे किसी लिविंग टिश्यू को, तो ऑब्वियसली उसमें कुछ मिनरल्स प्रेजेंट होंगे, कुछ एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, उन एलिमेंट्स को वापस सॉइल में रिलीज करना, रिलीजिंग ऑफ मिनरल्स बैक टू सॉइल। हम सॉइल में वापस रिलीज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यही चीज हमारा प्रोड्यूसर यूज करने वाला है, ठीक है। समझ रहे हो इस चीज को, प्रोड्यूसर्स जहां से कहानी शुरू हुई थी वहीं पे वापस आके खत्म हो रही है। मतलब एक प्रोड्यूसर ने एनर्जी रिलीज किया, एनर्जी हमारे कंज्यूमर्स ने कंज्यूम किया, कंज्यूमर मरा, वो वापस जाके सॉइल में मिनरलाइज हो गया। वैसे ही प्रोड्यूसर मरा, वो वापस जाके सॉइल में मिनरलाइज हो गया। मिनरलाइज होके हुआ क्या, दूसरे प्रोड्यूसर ने उसको यूज किया। सो एवरीथिंग इज गेटिंग साइकिल्ड बैक, एक ही साइकिल में सब घूमे जा रहे हैं, ठीक है। सो ये तीन है हमारे मेन फंक्शंस इकोसिस्टम का। फिर चाहे आप वो पॉन्ड इकोसिस्टम लो, चाहे आप वो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम लो, चाहे आप वो फॉरेस्ट इकोसिस्टम लो, डेजर्ट इकोसिस्टम लो, कोई भी इकोसिस्टम लो, इतने कंपोनेंट्स आपके होंगे। हाँ, कंपोनेंट्स के अंडर ऑर्गेनिजम्स अलग अलग होंगी, लेकिन कंपोनेंट्स यही होंगे, एबायोटिक कंपोनेंट, बायोटिक कंपोनेंट, बायोटिक कंपोनेंट के अंदर प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डीकम्पोजर्स जो कि आपके फंक्शंस कैरी आउट करा रहे हैं, ठीक है। और ये पूरे के पूरे फंक्शंस जो भी कैरी आउट हो रहा है, उसका मेन एम क्या है, उसका मेन एम है एनर्जी फ्लो, ठीक है। एनर्जी फ्लो, हर एक ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए एनर्जी चाहिए, तो हम चाहते हैं कि एनर्जी फ्लो करे, कहाँ से, फ्रॉम लोअर लेवल्स, लोअर लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म टू हायर लेवल, टू हायर लेवल। लोअर लेवल टू हायर लेवल मतलब फूड चेन की बात करें यहाँ पे, हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म मतलब ये लोअर लेवल मतलब हमारे प्रोड्यूसर्स। फूड चेन में हमेशा लोएस्ट लेवल इज आर प्रोड्यूसर्स, ठीक है, एंड हाईएस्ट लेवल इज आर कंज्यूमर्स। कौन सा कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर इज यूजुअली द हाईएस्ट लेवल, ठीक है। टर्शियरी मतलब प्राइमरी कंज्यूमर्स होगा जो प्रोड्यूसर्स को खा रहा है, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स होगा जो प्राइमरी कंज्यूमर्स को खा रहा है। सेकेंडरी कंज्यूमर विल सर्वाइव ऑन प्राइमरी कंज्यूमर्स एंड टर्शियरी कंज्यूमर्स विल सर्वाइव ऑन सेकेंडरी कंज्यूमर्स, ठीक है। सो कंज्यूमर्स का हाईएस्ट लेवल इज टर्शियरी कंज्यूमर्स एंड सबसे लोएस्ट लेवल जो हमारा प्राइमरी कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है वो है हमारे प्रोड्यूसर्स, ठीक है। सो देर इज ऑलवेज अ यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी। फ्लो ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल, मतलब ये कि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कंज्यूमर से आपका प्रोड्यूसर की तरफ एनर्जी फ्लो हो रहा है, नहीं, इट इज ऑलवेज फ्रॉम प्रोड्यूसर
टू प्राइमरी कंज्यूमर, टू सेकेंडरी कंज्यूमर, टू टर्शियरी कंज्यूमर। एनर्जी फ्लो की बात करूँ, दिस इज ऑलवेज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी, ठीक है। इट विल नेवर बी रिवर्स्ड, करेक्ट है। सो ये चार चीजें हैं आपकी मेन फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम, ऑफ एवरी सिंगल इकोसिस्टम इन दिस वर्ल्ड। नाउ विल डिस्कस ईच ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम इन डिटेल। क्या क्या कंपोनेंट्स बताए थे मैंने? सबसे पहला बताया था प्रोडक्टिविटी, सबसे पहले मैंने आपको बताया था प्रोडक्टिविटी, उसके बाद बताया था डीकॉम्पोजिशन, फिर बताया था एनर्जी फ्लो, एंड फाइनली आपको बताया था न्यूट्रिएंट साइकिल। तो सबसे पहले हम डिस्कस क्या करेंगे? हम प्रोडक्टिविटी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज प्रोडक्टिविटी? सो आपका बायोमास प्रोडक्शन का रेट, उसको हम प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन, सिंपल इंग्लिश है, उससे हमें पता चल रहा है। प्रोडक्टिविटी मतलब हम किसी चीज़ के प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। इकोसिस्टम में क्या प्रोड्यूस हो रहा है? बायोमास प्रोड्यूस हो रहा है। तो बायोमास का जो प्रोडक्शन का रेट है उसको हम बोलेंगे प्रोडक्टिविटी, ठीक है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्रोडक्टिविटी? इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखना क्या है यूनिट प्रोडक्टिविटी का। मैंने क्या बताया? इट इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बायोमास। बायोमास मतलब वेट की हम बात कर रहे हैं, है ना। बायोमास वेट ही तो होता है, ड्राई वेट, वेट वेट। सो क्या होगा? वेट का यूनिट ग्राम है, ठीक है। रेट बोला यानी कि टाइम भी आएगा। टाइम क्या यूज होगा? यूनिट एयर यूज होगा। सो ग्राम -2 एयर -1, माइनस मतलब पर, तो अगर आप माइनस हटाना चाहते हो तो इसका कुछ ऐसा आएगा यूनिट, ठीक है। सो दिस इज द यूनिट ऑफ प्रोडक्टिविटी। या फिर दूसरा यूनिट भी होता है एनर्जी के टर्म्स में, एनर्जी प्रोडक्शन पर यूनिट एरिया। तो दूसरा यूनिट अगर आप याद रखना चाहो तो दैट इज किलो कैलोरीज पर मीटर स्क्वायर पर एयर, ठीक है। सो दैट इज द यूनिट ऑफ प्रोडक्टिविटी। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, पर ग्राम स्क्वायर एयर और किलो कैलोरीज पर मीटर स्क्वायर एयर, ठीक है। ये आपको याद रखना है, दैट इज द यूनिट ऑफ प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी हमारा दो टाइप्स का होता है। There are two types of productivity. First is our primary productivity and second is secondary productivity. अब देखो सिंपल इंग्लिश है, प्राइमरी मतलब जो पहली बार प्रोड्यूस हो रहा है ना। सेकेंडरी मतलब जो बाद में प्रोड्यूस हो रहा है। बाद में मतलब प्राइमरी को यूज करके प्रोड्यूस हो रहा होगा। मतलब ये प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है? प्रोडक्टिविटी दैट इज ऑफ प्लांट्स, मतलब ये कि अमाउंट ऑफ बायोमास प्रोड्यूस्ड per unit area in a given time, ये नॉर्मल डेफिनेशन है प्रोडक्टिविटी का। प्राइमरी है मतलब प्लांट्स प्रोड्यूस कर रहे होंगे। सो अमाउंट ऑफ बायोमास प्रोड्यूस्ड पर यूनिट एरिया इन अ गिवन टाइम बाय प्लांट्स। और प्लांट्स कैसे प्रोड्यूस करते हैं प्रोडक्टिविटी? आपका फोटोसिंथेसिस के थ्रू। सो बाय प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, दैट इज योर प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। यूनिट क्या होगा? यूनिट वही जो मैंने आपको मेंशन किया था, दैट इज किलो कैलोरीज पर मीटर स्क्वायर एयर, ठीक है। अब देखो एनसीईआरटी में ना प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में आपका एयर मेंशन नहीं होगा यूनिट में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गिवन टाइम की बात करें तो हमें टाइम ऑलरेडी पता है, तो यूनिट में उन्होंने टाइम इंक्लूड नहीं किया है। सो यूनिट आप याद रखना, किलो कैलोरीज पर मीटर स्क्वायर। आप एयर भी लगा दोगे तो वो गलत नहीं है, सही है, ठीक है। करेक्ट यूनिट इज एक्चुअली किलो कैलोरीज पर मीटर स्क्वायर एयर, ठीक है। अगर ये प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या है? सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज बायोमास प्रोडक्शन बाय कंज्यूमर्स। अब देखो ये चीज याद रखना है, हम यहाँ पे न्यू बायोमास की बात करें। मतलब ये कि जब कंज्यूमर प्लांट को खाएगा तो खाते उसका बायोमास इंक्रीज होगा, लेकिन उस बायोमास इंक्रीज को हमने सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी नहीं बोला है। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी तब होगा जब वो उस बायोमास को यूज करेगा, यानी कि जो प्लांट उसने कंज्यूम किया है उसको यूज करके अपना नया बायोमास बनाएगा, उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज न्यू बायोमास प्रोडक्शन बाय द कंज्यूमर, ठीक है। अब जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के भी दो टाइप होते हैं। क्या क्या होता है? एक होता है हमारा ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और एक होता है हमारा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। क्या है ग्रॉस और क्या है नेट? ग्रॉस मतलब अगेन सिंपल इंग्लिश है, मतलब ओवरऑल मतलब टोटल। तो बेसिकली रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, हम जितना भी ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस हो रहा है सबको ही कंसिडर कर रहे हैं। यहाँ पे कोई भी लॉस कंसिडर नहीं कर रहे, कोई भी इधर उधर जाता हुआ ऑर्गेनिक मैटर कंसिडर नहीं कर रहे। हम कह रहे हैं कि जितना भी ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस हुआ है सबका सब ले लो, किस रेट में वो प्रोड्यूस हो रहा है फोटोसिंथेसिस के टाइम में, उसको हम बोलेंगे ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ठीक है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। क्या है
ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, GPP। ठीक, अगर ये ग्रॉस है तो नेट क्या है? नेट मतलब आउटकम है ना। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है? तो देखो, जो हमारा प्लांट है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी फोटोसिंथेसिस के थ्रू उसने सारा का सारा बना लिया, पूरा का पूरा उसने अपना बायोमास बना लिया, लेकिन थोड़ा बायोमास प्लांट खुद यूज़ करता है, थोड़ा सा बायोमास इधर उधर लॉस हो जाता है। तो इन सब को हटा दो, सारे लॉसेस हटा दो, तो जो आपका बायोमास बन के रह गया, दैट इज द net primary productivity. So net primary productivity is nothing but gross primary productivity minus the respiratory losses. R is your respiratory losses. मतलब ये कि जो बायोमास हमारे प्लांट ने यूज कर लिया, प्लांट यूज्ड दैट बायोमास, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम रेस्पिरेटरी लॉसेस बोलेंगे और ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से हटा देंगे। इंपॉर्टेंट क्यों है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी? क्योंकि भले ही प्लांट ने ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के थ्रू टोटल बायोमास बना लिया, लेकिन वो पूरा बायोमास हमारे कंज्यूमर्स को अवेलेबल नहीं है। कंज्यूमर्स को कितना बायोमास अवेलेबल है, दैट इज योर नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। सो जितना बायोमास बनाया, प्लांट ने जितना यूज किया, उसको माइनस कर दो, दैट गिव्स योर नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, द अवेलेबल बायोमास फॉर कंज्यूमर्स। ठीक है, अवेलेबल बायोमास फॉर कंज्यूमर्स, दैट इज योर नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, सो टोटल 3 चीजें आपको प्रोडक्टिविटी में पता होनी चाहिए। प्रोडक्टिविटी है क्या, प्रोडक्टिविटी की यूनिट क्या है, एंड व्हाट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में व्हाट इज योर ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड व्हाट इज योर नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अच्छा, एक फन फैक्ट, जो हमारा एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ द एंटायर बायोस्फीयर, होल बायोस्फीयर, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली ऑफ 170 बिलियन टन्स। ठीक है, बायोमास की बात कर रहे हैं हम, कितना बायोमास टोटल प्रोड्यूस हो रहा है, 170 बिलियन टन्स। लेकिन इसमें से ओशंस दे प्रोड्यूस ओनली एंड ओनली 55 बिलियन टन। ठीक है, 55 बिलियन टन। और जो रिमेनिंग प्रोडक्टिविटी है किसका है, वो हमारे लैंड इकोसिस्टम्स का है। ठीक है, ये क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि हमारा 70% ऑफ अर्थ इज कवर्ड बाय ओशंस, बट उसका नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी या टोटल बायोमास कंट्रीब्यूशन इज लेस व्हेन कंपेयर्ड टू लैंड। दैट इज व्हाई इट इज अ फन फैक्ट। सो दैट इज योर एंटायर प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट विल मूव टू द नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, दैट इज आर डीकॉम्पोजिशन। डीकॉम्पोजिशन, सो होता क्या है डीकॉम्पोजिशन? सिंपल है, डीकॉम्पोजिशन मतलब टू ब्रेक डाउन, तोड़ना। किसको तोड़ रहे हैं हम? व्हाट आर वी ब्रेकिंग डाउन? वी आर ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर्स। तो जितने भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर है हमारे पास, ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर्स। कहाँ पे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इन दिस एंटायर इकोसिस्टम, इन दिस एंटायर बायोस्फीयर। कोई भी एक इकोसिस्टम लो, वहाँ पे कुछ एनिमल्स है, कुछ प्लांट्स है, तो वो सब क्या है? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर है। तो जब भी वो मरेंगे उनको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। किस में ब्रेक डाउन करते हैं? इनटू इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, इनटू इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। क्या क्या होते हैं हमारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस? जैसे कि हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कि हमारा वाटर, जैसे कि हमारे सारे न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, सो डिकॉम्पोजिशन कुछ भी नहीं है, इट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इनटू इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ठीक है, अभी जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर है इसी को हम क्या बोलते हैं? डेट्रिटस। क्या बोलते हैं? डेट्रिटस। मतलब जो हमारा डिकॉम्पोजिशन का रॉ मटेरियल है, जहाँ से डिकॉम्पोजिशन स्टार्ट हो रहा है, उसको हम बोल रहे हैं डेट्रिटस। क्या क्या आता है हमारे डेट्रिटस में? डेड प्लांट्स, डेड एनिमल्स, है ना, डेड प्लांट्स, डेड एनिमल्स एंड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्या आता है रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स में? मतलब ये कि प्लांट जब ग्रो कर रहा है, कुछ लीफ कभी छटती है, उसकी कुछ ब्रांचेस छटती है, कुछ फ्रूट्स छटते हैं ना, तो वो क्या है? रिमेन्स ऑफ प्लांट है। वैसे ही एनिमल का क्या होता है? एनिमल अपने स्किन शेड करता है, कभी कभी अपनी फिशीज छोड़ता है, तो वो सब क्या है? वो रिमेन्स ऑफ एनिमल है। सो डेड प्लांट को भी डिकम्पोज करना है, डेड एनिमल को भी डिकम्पोज करना है, एंड रिमेन्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल को भी डिकम्पोज करना है। डिकम्पोज करके उनको इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब डिकम्पोजिशन के स्टेप्स हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ डिकम्पोजिशन? दे आर टोटल ऑफ 5 स्टेप्स ऑफ डिकम्पोजिशन। अब इसमें जो पहले 3 स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा वो एक्चुअली साथ में चल रहे हैं, सीक्वेंस में नहीं हो रहे। बाकी के 2 स्टेप्स उन 3 स्टेप्स के बाद होंगे। सो पहले 3 स्टेप्स A, B एंड C ये साथ में ही चल रहे हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है? फ्रैगमेंटेशन। ठीक है, ये सीक्वेंस में नहीं हो रहा, ये साथ में हो रहा है। दूसरा स्टेप क्या है? लीचिंग। तीसरा स्टेप क्या है? कैटाबॉलिज्म।
ठीक है, तो सबसे पहले फ्रैगमेंटेशन आपको बताऊंगा मैं। क्या है फ्रैगमेंटेशन? सिंपल इंग्लिश है। फ्रैगमेंटेशन मतलब कोई भी बड़ी चीज़ को छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में तोड़ना। तो हम रॉ मटेरियल क्या था हमारा डिकम्पोजिशन का? डेट्रिटस। तो यहाँ पे क्या आने वाला है? वी आर गोइंग टू ब्रेक डाउन। व्हाट आर वी ब्रेकिंग डाउन? वी आर गोना ब्रेक डाउन आर डेट्रिटस। सो ब्रेक डाउन ऑफ डेट्रिटस इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, इनटू स्मॉलर, छोटे छोटे पार्टिकल्स। ठीक है, ब्रेक डाउन ऑफ डेट्रिटस इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स इज फ्रैगमेंटेशन। कौन कैरी आउट करा रहा है फ्रैगमेंटेशन? इट इज कैरिड आउट बाय डेट्रिटिवोर्स। ठीक है, डेट्रिटिवोर्स। एग्जाम्पल डेट्रिटिवोर का अगर मैं दूं तो क्या है? अर्थवर्म। अर्थवर्म इज अ डेट्रिटिवोर। ठीक है, नाउ व्हाट इज कैटाबॉलिज्म? जो थर्ड स्टेप मैंने बताया, यहाँ पे स्मॉलर पार्टिकल बन गया ना, अब उस स्मॉलर पार्टिकल को इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट करना, दैट इज आर कैटाबॉलिज्म। सो इट इज द डिग्रेडेशन, it is the degradation of detritus into inorganic substances. और कौन कर रहा है हमारा कैटाबॉलिज्म? इट इज कैरिड आउट बाय बैक्टीरिया एंड फंगस, बैक्टीरिया एंड फंजाई। ठीक है, सो फ्रैगमेंटेशन में क्या किया हमने? स्मॉलर पार्टिकल्स बनाए, और कैटाबॉलिज्म में हमने प्रॉपर पूरा इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हमने बना दिया। यहाँ पे डेट्रिटिवोर्स काम कर रहे हैं, यहाँ पे बैक्टीरिया और फंगस काम कर रहे हैं। अंडरस्टूड? ठीक है, नाउ व्हाट इज लीचिंग? लीचिंग क्या है? लीचिंग कुछ भी नहीं है। जो भी हमारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बने यहाँ पे, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स जो बने, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, ये क्या करेंगे? दे विल गो डाउन इन द सॉइल, गो डाउन इनटू द सॉइल। और अगर ये सॉइल में नीचे चले जाएंगे तो वहां पे ये अवेलेबल नहीं होंगे, सो दे गेट प्रेसिपिटेटेड एज अनअवेलेबल सॉल्ट्स, गेट प्रेसिपिटेटेड एज अनअवेलेबल सॉल्ट्स। ठीक है, सो दैट इज लीचिंग। अब सारे के सारे इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स चले जाएंगे? नहीं, सिर्फ वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स जाएंगे। ठीक है, सिर्फ वाटर सॉल्युबल। जो वाटर इनसॉल्युबल होगा वो लीच होगा ही कैसे? वो नीचे जाएगा ही कैसे? क्योंकि नीचे जाने के लिए पहले पानी में डिजोल्व होना पड़ेगा, फिर वाटर के साथ वो नीचे जाएगा, है ना। सो जितनी भी वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स है सिर्फ वही लीचिंग करेंगे, वाटर इनसॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स लीचिंग नहीं करेंगे। सो वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स क्या करेंगे? वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स क्या करेंगे? वाटर में डिजोल्व हो जाएंगे और सॉइल में बहुत नीचे जाके सेटल हो जाएंगे। तो बहुत नीचे जाके सेटल होंगे तो दे विल बी बिकमिंग अनअवेलेबल सॉल्ट्स। ठीक है, सो दैट इज लीचिंग। अब जैसे मैंने बताया, ये तीनों स्टेप क्या है? ये तीनों स्टेप साइड बाय साइड चल रहा है। ठीक है, एंड उसके बाद इन तीनों स्टेप के बाद आते हैं हमारे फाइनल दो स्टेप्स। क्या क्या है फाइनल दो स्टेप्स? डी इज आर ह्यूमिफिकेशन, डी इज आर ह्यूमिफिकेशन, एंड फाइनली ई इज आर मिनरलाइजेशन, मिनरलाइजेशन। क्या होता है ह्यूमिफिकेशन में? ह्यूमिफिकेशन में हमारा एक्यूमुलेशन होगा ह्यूमस का, एक्यूमुलेशन of humus. What is humus? Humus is the organic matter, organic matter जो हमारा accumulate हो रहा है on the topmost layer of the soil. This is dark colored amorphous substance, dark colored amorphous substance. अब देखो इस बात को समझो फिर से, जो हमारा ह्यूमस एक्यूमुलेट हो रहा है ये ऑर्गेनिक मैटर है, एंड दिस इज द सब्सटेंस दैट इज गोइंग टू मेक द सॉइल फर्टाइल। ठीक है, सॉइल फर्टाइल ह्यूमस की वजह से ही होता है। सो अगर आप ह्यूमस लेयर को सॉइल से हटा दो, सॉइल विल नॉट स्टे फर्टाइल। फर्टाइल मतलब प्लांट्स ग्रो करने की एबिलिटी, है ना। तो अगर आप ह्यूमस लेयर को हटा दोगे तो सॉइल फर्टाइल नहीं रहेगा। और ये ह्यूमस है क्या? ह्यूमस हमारा डिकम्पोजिशन के बीच में एक प्रोडक्ट बन रहा है। जब आपने ऑर्गेनिक मैटर को छोटे 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 पार्ट में तोड़ दिया, लेकिन अभी तक कंप्लीटली मिनरल्स में कन्वर्ट नहीं किया है। ठीक है, दैट इज योर ह्यूमस। नाउ ह्यूमस एक बार बन जाता है, इट इज हाईली रेजिस्टेंस, highly resistance to what? It is highly resistant to microbial activity. It is highly resistant to microbial activity. ठीक है, एक बार आप ह्यूमस लेयर में पहुंच गए, ह्यूमस वाले स्टेज में पहुंच गए डिकम्पोजिशन के, उसके बाद डिकम्पोजिशन का रेट बहुत स्लो हो जाएगा। क्यों? बिकॉज इट इज हाईली रेजिस्टेंट। अब एक बार ह्यूमस बन गया, भले ही उसका डिकम्पोजिशन बहुत ही स्लो हो रहा हो, बिकॉज इट इज रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्टिविटीज, लेकिन डिग्रेडेशन तो करना ही है। तो ह्यूमस को कौन तोड़ता है? माइक्रोब्स तोड़ता है। So degradation of humus, though slow, does happen. Degradation of humus by microbes and release of inorganic nutrients. Inorganic nutrients. ये हमारा मिनरलाइजेशन स्टेप में होगा।
ठीक है, मैंने क्या बोला, डिग्रेडेशन ऑफ ह्यूमस इज गोइंग टू बी वेरी स्लो। तो अगर किसी ने पूछा एग्जाम में कि विच ऑफ द स्टेप्स ऑफ डिकम्पोजिशन इज स्लोएस्ट, रिमेंबर इट इज मिनरलाइजेशन। मिनरलाइजेशन इज द स्टेप वेयर डिग्रेडेशन ऑफ ह्यूमस इज हैपनिंग, है ना। मिनरलाइजेशन में ही ह्यूमस को हम डिग्रेड कर रहे हैं, तो अब ह्यूमस का डिग्रेड मिनरलाइजेशन में कर रहे हैं, तो सबसे स्लोएस्ट स्टेप कौन सा होगा, हमारा मिनरलाइजेशन का होगा। ठीक है, अगर आपको इतना समझ आ गया, नाउ विल मूव ऑन टू फैक्टर्स। कौन कौन से हमारे फैक्टर्स हैं जो डिकम्पोजिशन को अफेक्ट करते हैं, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिकम्पोजिशन। नाउ अंडरस्टैंड दिस अगेन कि जो डिकम्पोजिशन है इट इज एन ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस। ठीक है, ऑक्सीजन रिक्वायरिंग, जो भी ऑर्गेनिज्म डिकम्पोजिशन कैरी आउट करा रहा है उसको ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, तो कोई भी एनाएरोबिक कंडीशन में या फिर अगर ऑक्सीजन किसी भी लेवल में कम है तो वहाँ पे डिकम्पोजिशन अपने आप स्लो हो जाएगा। सो फैक्टर्स अफेक्टिंग में एक फैक्टर हमारा आ जाएगा केमिकल कॉम्पोजिशन, केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ डेट्रिटस। ठीक है, केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ डेट्रिटस। डेट्रिटस जो हमारा रॉ मटेरियल है डिकम्पोजिशन का, वो किन किन चीज़ों से बना हुआ है। अगर वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर का बना है तो ऑब्वियसली डिकम्पोजिशन विल बी स्लो। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर मतलब जैसे कि हमारा लिग्निन है, हमारा काइटिन है, दीज आर वेरी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर है ये, तो इनका डिकम्पोजिशन विल बी स्लो, ऑब्वियसली दे विल बी स्लो। अगर वो सिंपल ऑर्गेनिक मैटर है जैसे कि नाइट्रोजन एंड शुगर्स, नाइट्रोजन बेसिस एंड शुगर्स, सिंपल है और इनको तोड़ना भी आसान है, तो इस केस में क्या होगा, हमारा डिकम्पोजिशन विल बी फास्टर। ठीक है, सो हमारा डेट्रिटस का केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है उस पर हमारा रेट ऑफ डिकम्पोजिशन डिपेंड करता है। दूसरा चीज़ किस पे डिपेंड करता है, दूसरा हमारा डिपेंड करेगा क्लाइमेटिक कंडीशंस में, जो सराउंडिंग क्लाइमेटिक कंडीशंस है उस डिकम्पोजिशन के एरिया में वो क्या चल रहा है। सो अगर हमारे पास वार्म एंड मॉइस्ट इन्वायरमेंट है, वार्म एंड मॉइस्ट इन्वायरमेंट, तो हमारा डिकम्पोजिशन क्या होगा, इट विल बी फास्टर। ठीक है, वही अगर हमारा टेम्परेचर लो हो जाए, लो टेम्परेचर, या जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया ऑक्सीजन की कमी हो जाए, ऑक्सीजन की कमी मतलब एनएरोबियोसिस, एनएरोबियोसिस, इसमें क्या होगा, इसमें डिकम्पोजिशन विल बी स्लोअर। ठीक है, अब इसी चीज़ का उल्टा भी आप कर सकते हैं, यानी कि अगर टेम्परेचर हाई होगा तो डिकम्पोजिशन विल बी फास्टर, यानी कि वार्म टेम्परेचर अगर है। ठीक है, एनएरोबियोसिस बोला मैंने, यानी कि अगर ऑक्सीजन ज़्यादा है तो डिकम्पोजिशन विल बी फास्टर। ठीक है, अब मैंने फास्टर में मॉइस्ट बोला, तो अगर हमारा ड्राई कंडीशन होगा तो डिकम्पोजिशन विल बी स्लोअर। ठीक है, तो इंटरचेंजेबली आप ऑपोजिट फैक्टर्स यूज करके फास्टर या स्लोअर डिसाइड कर सकते हो। एनसीईआरटी में एक फ्लो चार्ट टाइप का डायग्राम है जिसमें डिकम्पोजिशन दिखाया गया है कि कैसे हो रहा है। सो ये डायग्राम दिखा क्या रहा है, हमारे पास एक लीफ है जो गिर गया, अ ग्रीन लीफ हैज फॉलन। ठीक है, अब जब ये ग्रीन लीफ गिरा, इसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी। एक होगा कि जो हमारा ऑर्गेनिज्म कोई फूड चेन का पार्ट है वो आके ग्रीन लीफ को खाएगा और उससे न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी डिराइव होगी। सो जब न्यूट्रिएंट और एनर्जी वहाँ से डिराइव होगा तो न्यूट्रिएंट एंड एनर्जी विल एंटर इनटू अ फूड चेन, विल एंटर फूड चेन, है ना। अब ये हमारा डिकम्पोज करने के लिए नहीं खा रहा, जो कैटरपिलर है वो न्यूट्रिशन के लिए उस लीफ को खाने वाला है। ठीक है, वो एक जगह हमारा दिखा दिया, यहाँ से एनर्जी, इस एरो से एनर्जी जा रही है फूड चेन और वेब में, फूड चेन एंड फूड वेब। ठीक है, लेकिन जो हमारा ऑर्गेनिक लीफ गिरा उसका डिकम्पोजिशन अगर हम देखें तो डिकम्पोजिशन पहले पार्शियली होगा, जैसे मैंने आपको बताया था फर्स्ट स्टेप वाज व्हाट, फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन में क्या, पार्शियल डिकम्पोजिशन होगा। कौन करेगा पार्शियल डिकम्पोजिशन, बाय डेट्रिटिवोर्स। डेट्रिटिवोर्स पार्शियल डिकम्पोजिशन कैरी आउट करेंगे। एग्जाम्पल क्या है पार्शियल डिकम्पोजिशन कैरी आउट करने का, फंजाई, अर्थवर्म। ठीक है, फंजाई एंड अर्थवर्म। देखो कंफ्यूज नहीं होना है ये, क्योंकि आप अगर ध्यान से डायग्राम देखोगे एनसीईआरटी में तो अर्थवर्म को उन्होंने डेट्रिटिवोर्स जो पार्शियल डिकम्पोजिशन कैरी आउट करा है उसमें भी नाम दे रखा है, और फाइनली जो कैटाबॉलिज्म कैरी आउट करा रहा है उसमें भी नाम दे रखा है। मतलब ये है कि सेम ऑर्गेनिज्म दोनों काम कैरी आउट कराएगा, पहले पार्शियल डिकम्पोजिशन भी कैरी आउट कराएगा, फिर फर्दर कंप्लीट डिकम्पोजिशन भी कैरी आउट करा सकता है। ठीक है, सो सबसे पहले क्या हुआ, पार्शियल डिकम्पोजिशन हुआ। पार्शियल डिकम्पोजिशन के बाद क्या होगा, कंप्लीट डिकम्पोजिशन, यानी कि कैटाबॉलिज्म स्टेप होगा हमारा। फर्दर डिकम्पोजिशन, ठीक है, फर्दर डिकम्पोजिशन अगेन कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आएंगे, फंजाई, अर्थवर्म, माइट्स, बैक्टीरिया, सब आ जाएंगे हमारे पास। ठीक है, एंड जब पूरा का पूरा डिकम्पोजिशन कंप्लीट हो जाएगा तो हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पे, ऑर्गेनिक रिच सॉइल। सही है, सही बात है, वी हैव ऑर्गेनिक रिच सॉइल नाउ, जिसमें सारा का सारा न्यूट्रिशन आ गया है हमारा। अब यहाँ पे क्या बताया मैंने, तीन चीज़ें साथ में चल रही थी, फ्रैगमेंटेशन, लीचिंग एंड कैटाबॉलिज्म। तो यहाँ पे कुछ लीचिंग भी होगा। व्हाट इज लीचिंग, लीचिंग मतलब न्यूट्रिएंट्स विल गो एंड बिकम अनअवेलेबल बाय लीचिंग इनटू द सॉइल। ठीक है, सो सम न्यूट्रिएंट्स विल अंडरगो लीचिंग एज वेल, न्यूट्रिएंट्स विल अंडरगो लीचिंग एज वेल। ठीक है, अब ये जो ऑर्गेनिक रिच सॉइल था, ये एरो अगर आप फॉलो करेंगे तो ट्री की तरफ जा रहे हैं, मतलब ये कि इस ऑर्गेनिक रिच सॉइल में अब
ट्री ग्रो करने वाला है। सो इफ़ यू सी कि एक सिंपल फ्लो नहीं है, बहुत सारे मल्टीपल कॉम्प्लेक्स फ्लोज है, कोई एक डायरेक्शन में जा रहा है तो कोई दूसरा डायरेक्शन में जा रहा है। समझाने का मतलब ये है, इस डायग्राम का पूरा एम यही है टू एक्सप्लेन यू कि डिकम्पोजिशन एक सिंगल डायरेक्शन में नहीं चल रहा है, ठीक है। ये बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो रही है डिकम्पोजिशन में। अल्टीमेटली डिकम्पोजिशन का गोल ये है कि जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको हम वेस्ट न जाने दें, उसको हम वापस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करें ताकि उसमें ट्री या नया ऑर्गेनिक मैटर वापस ग्रो कर सके, ठीक है। सो दैट इज द मेन एम ऑफ decomposition. With that, we finish off two components of ecosystem. First was productivity and second was decomposition. Now we'll move on to the third component. अब थर्ड कंपोनेंट क्या बताया था मैंने? थर्ड कंपोनेंट इज आर एनर्जी फ्लो. नाउ दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, एनर्जी फ्लो. क्यों? क्योंकि हमारे जितने भी इकोसिस्टम एग्जिस्ट कर रहे हैं वर्ल्ड में, वो एग्जिस्ट इसीलिए कर ले क्योंकि हम चाहते हैं कि हर ऑर्गेनिज्म को एनर्जी मिले. मतलब ये हर ऑर्गेनिज्म, चाहे वो किसी भी ट्रॉफिक लेवल में हो, चाहे वो फूड चेन के किसी भी लेवल में हो, कंज्यूमर हो, प्रोड्यूसर हो, सेकेंडरी कंज्यूमर हो, टर्शियरी कंज्यूमर हो, किसी भी लेवल में वो ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट कर रहा हो, उसको एनर्जी मिले. इसीलिए एनर्जी फ्लो समझना हमारा इंपॉर्टेंट है. अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, देखो कि चाहे वो कोई भी इकोसिस्टम हो, चाहे वो कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो किसी भी लेवल का ऑर्गेनिज्म हो, हर किसी ऑर्गेनिज्म के लिए अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इज सन, ठीक है. मतलब जहां से हमारा एनर्जी इनिशिएट हो रहा है वो है हमारा सन. इट इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है. अब एक्सेप्शन देखो, बायोलॉजी में हर जगह एक्सेप्शंस आते हैं, तो यहाँ पे क्या एक्सेप्शन है? देयर इज वन एक्सेप्शन. उस जगह जहाँ पे सन की एनर्जी पहुंचेगी नहीं, वहाँ पे सन कैसे एनर्जी का सोर्स हो सकता है? करेक्ट. यानी कि आर डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम्स, डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम्स. इन इकोसिस्टम्स में क्या होगा? बिकॉज दे आर लोकेटेड डीप सी, मतलब बहुत नीचे, चाहे वो सी हो चाहे वो ओशन हो, क्योंकि ये बहुत नीचे लोकेटेड होते हैं, इसीलिए यहाँ पे हमारा सन का रेस पहुंच ही नहीं पाता. और जब सन रेज पहुंचेंगे नहीं तो ऑब्वियसली वहाँ पे एनर्जी जनरेट नहीं होगी सन से. तो इनका एनर्जी सोर्स क्या होता है? इनका एनर्जी सोर्स है हाइड्रोथर्मल, ठीक है. तो ये एक एक्सेप्शन आपको याद रखना है, और ये याद रखना है कि सन इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल द ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ एक्सेप्ट फॉर द डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम ऑर्गेनिजम्स, ठीक है. लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे खत्म नहीं हुई. मतलब ये कि मैंने क्या बताया, सन ने पूरे प्लानट में जितने भी ऑर्गेनिज्म सबको सर्वाइव करके रखा है, सबको वो एनर्जी दे रहा है. लेकिन पूरा का पूरा सन का एनर्जी यूज़ हो भी नहीं सकता. मतलब ये कि जितना भी हमारा इंसिडेंट लाइट है, इंसिडेंट सन रेज जितने भी हैं हमारे, उसमें से लेस देन 50% इज फोटोसिंथेटिकली एक्टिव. लेस देन 50% इज फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, और इसी को हम बोलते हैं पार, ठीक है. ये एग्जाम में आता है, परसेंटेज ऑफ पार इन इंसिडेंट सन रेज पूछते हैं. ये 30%, 40%, 50%, 100%. रिमेंबर, लेस देन 50% इज फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन. टर्म से पता चल रहा है, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन मतलब ये रेडिएशन हम फोटोसिंथेसिस के लिए यूज कर सकते हैं. बाकी जो रेडिएशन आ रहा है उसको हम फोटोसिंथेसिस के लिए यूज नहीं कर सकते. मतलब ये कि जितना भी रेडिएशन आया पूरा का पूरा भी हम यूज़ नहीं कर रहे हैं एनर्जी के लिए, उससे लेस देन 50% है हमारे पास अवेलेबल जो हम यूज़ कर सकते हैं. तो क्या ये लेस देन 50% जो अवेलेबल है हमारा पार पूरा यूज़ करने वाले हैं? नहीं, अभी भी हम पूरा नहीं यूज़ करेंगे. तो ये जो लेस देन 50% का पार था, इस पार का भी विल जस्ट यूज़ 2 to 10%, ठीक है. विल यूज़ 2 to 10% ऑफ द पार. कौन यूज़ कर रहा है ये 2 to 10%? प्लांट. देखो, भले ही हमारा ऑर्गेनिज्म कोई भी हो अर्थ का, उसका एनर्जी सोर्स सन हो, लेकिन वो सन से डायरेक्टली एनर्जी नहीं ले सकता. सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स अपने लोअर ट्रॉफिक लेवल पर डिपेंड करते हैं. मतलब ये कि प्लांट क्या करेगा? प्लांट सन से एनर्जी लेगा, वो भी क्या? 2 to 10% ऑफ पार से, है ना. फिर इस प्लांट की एनर्जी को कौन कंज्यूम करेगा? इस प्लांट की एनर्जी को कंज्यूम करेगा हमारा हर्बीवोर, जो कि हमारा प्राइमरी कंज्यूमर है, ठीक है. फिर इस हर्बीवोर को कौन कंज्यूम करेगा? हमारा कार्निवोर, जो कि हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर है. मतलब ये कि कार्निवोर को भी एनर्जी सन से मिल रही है, लेकिन वो सन से डायरेक्ट एनर्जी नहीं ले रहा है. वो एनर्जी ले तो हर्बीवोर से रहा है, लेकिन वो हर्बीवोर का एनर्जी का सोर्स भी सन ही है. लेकिन अगेन हर्बीवोर भी सन से डायरेक्ट एनर्जी नहीं ले रहा, हर्बीवोर प्लांट से एनर्जी ले रहा है. प्लांट इज द ओनली ऑर्गेनिज्म जो कि सन से डायरेक्टली एनर्जी ले रहा है, ठीक है. समझ आ गया इतना? मतलब ये कि अगर मैं एक स्टेटमेंट में सब चीज को समराइज करना चाहूं, एंटायर
लिविंग वर्ल्ड, पूरा का पूरा लिविंग वर्ल्ड, इसमें हमारे सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे। सर्वाइव किस पे कर रहे हैं? दे आर सर्वाइविंग ऑन, दे सर्वाइव ऑन द एनर्जी जो किसने कैप्चर किया? एनर्जी कैप्चर्ड बाय प्लांट्स, एनर्जी कैप्चर्ड बाय प्लांट्स। और प्लांट्स एनर्जी कैप्चर किससे कर रहे हैं? फ्रॉम सन। ये एक स्टेटमेंट आपका पूरा का पूरा एनर्जी फ्लो का बेसिस क्या है बता रहा है। ठीक है, इतना समझ आ गया आपको? गुड। अब केमिस्ट्री में आपने लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़े होंगे, है ना, लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब कोई भी सिस्टम हो दुनिया में जहाँ पे एनर्जी आ रहा है प्ले में, वो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से बच नहीं सकता। एवरी सिस्टम जहाँ पे एनर्जी है वहाँ पे लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक हैज टू बी फॉलोड। अब वही देखेंगे कि कैसे इकोसिस्टम भी हमारा ये लॉ फॉलो कर रहा है। फर्स्ट लॉ क्या कहता है लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में? फर्स्ट लॉ स्टेट्स कि एनर्जी आप ना तो क्रिएट कर सकते हो ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो। ठीक है, इकोसिस्टम में ये लॉ कैसा फॉर्म ले लेता है? एनर्जी इज बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन लेवल टू अनदर। मतलब ये कि एनर्जी क्या है? इट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल, विच मेक सेंस, है ना, क्योंकि क्या बोला फर्स्ट लॉ ने? एनर्जी आप ना तो क्रिएट कर सकते हो और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो। तो थर्मोडायनेमिक्स ने बोला कि ना क्रिएट करना है डिस्ट्रॉय करना है, इकोसिस्टम ने बोला कि ठीक है, ना हम क्रिएट करेंगे ना डिस्ट्रॉय करेंगे, हम बस उसको ट्रांसफर करेंगे एक लेवल से दूसरे लेवल तक। तो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक बिल्कुल फॉलो हो रहा है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहते हैं? इन अ क्लोज्ड सिस्टम, इन अ क्लोज्ड सिस्टम एंट्रोपी इज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग। ठीक है, एंट्रोपी कॉन्स्टेंटली इंक्रीजेस, यही कहते हैं हमारा सेकेंड लॉ। करेक्ट। इकोसिस्टम में कैसे फॉलो हो रहा है ये? अब हम सबको पता है कि हम लोग को एनर्जी कॉन्स्टेंटली चाहिए, एनर्जी इज कॉन्स्टेंटली नीडेड। मतलब क्या है इसका? मतलब ये कि हमारा जो प्लांट है वो कॉन्स्टेंटली सन से फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करा रहा है, कंज्यूमर्स कॉन्स्टेंटली प्लांट को खाए जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि एक बार खाने के बाद उनका एनर्जी रिक्वायरमेंट मीट हो गया, नहीं, एनर्जी इज कॉन्स्टेंटली नीडेड। क्यों? क्योंकि हमको काउंटर एक्ट करना है, हम बैलेंस करना चाहते हैं। किसको बैलेंस करना चाहते हैं? we want to counteract or we want to balance the universal tendency of increasing disorderliness. एंट्रोपी वही बताता है ना कि यूनिवर्स हैज अ टेंडेंसी टू गो इनटू डिसऑर्डरलीनेस, और उस डिसऑर्डरलीनेस को बैलेंस करने के लिए हमको एनर्जी चाहिए। इकोसिस्टम में भी वही हो रहा है। क्या वही हो रहा है? एनर्जी हमें कॉन्स्टेंटली चाहिए, प्लांट को भी कॉन्स्टेंटली चाहिए, कंज्यूमर्स को भी कॉन्स्टेंटली चाहिए। क्यों? क्योंकि हम इसी डिसऑर्डरलीनेस को काउंटर एक्ट करना चाहते हैं, टू काउंटर एक्ट द यूनिवर्सल, counteract the universal tendency to disorderliness, tendency to disorderliness। समझ आया? तो ऐसे करके हमारे दोनों लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉलो हो रहे हैं। नाउ लेट्स टॉक कि एनर्जी फ्लो हमारा हो कैसे रहा है। जो सबसे लोअर लेवल ऑर्गेनिज्म है जो कि हमारे सन को यूज करके एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनको हम बोलेंगे प्रोड्यूसर्स। सिंपल इंग्लिश वर्ड है प्रोड्यूसर्स। क्यों बोल रहे प्रोड्यूसर्स? क्योंकि यही वो ऑर्गेनिजम्स है जो सन की एनर्जी को कंज्यूमेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं और दूसरे ऑर्गेनिजम्स के लिए एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रोड्यूसर्स कौन है? ऑर्गेनिजम्स हु विल यूज सन्स एनर्जी, ऑर्गेनिजम्स दैट फिक्स सन्स रेडिएंट एनर्जी, रेडिएंट एनर्जी, और फिक्स करके बना क्या रहे? दे आर मेकिंग फूड। ठीक है, एग्जाम्पल अगर आपको दे तो देखो हर जगह ना एग्जाम्पल दो टाइप से आपको याद रखना है। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में कौन से प्रोड्यूसर्स होते हैं एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम में कौन से प्रोड्यूसर्स होते हैं। सो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में विल हैव ऑल द प्लांट्स। ठीक है, हर्ब्स हो, प्लांट्स हो, ट्रीज हो, कोई भी ट्रीज हो, कोई भी प्लांट्स हो, ऑल ऑफ देम आर व्हाट? दे आर प्रोड्यूसर्स। बेसिकली जिसके पास भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा वो प्रोड्यूसर होगा हमारा। देन व्हाट अबाउट एक्वेटिक इकोसिस्टम? एक्वेटिक इकोसिस्टम में अगेन किसके पास होता है क्लोरोफिल? एक्वेटिक इकोसिस्टम में हमारे एल्गे के पास। सो एल्गे इज अ प्रोड्यूसर ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम। वैसे ही फाइटोप्लैंक्टन्स, फाइटोप्लैंक्टन्स अगेन इज अ एग्जांपल ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम प्रोड्यूसर। ठीक है, अब मैं स्टार्टिंग से जब से एनर्जी फ्लो स्टार्ट किया मैं यही बोले जा रहा हूं कि हमारा प्लांट इज द ओनली ऑर्गेनिज्म जो सन की एनर्जी को यूज कर रहा है और बाकी अवेलेबल ऑर्गेनिजम्स को दे रहा है। मतलब ये कि प्रोड्यूसर्स दे आर द स्टार्ट पॉइंट, producers are the start point of all food chains, start point of all food chains। ठीक है, समझ आ गया इतना? दैट इज योर प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स के बाद हमारे आते हैं कंज्यूमर्स। कौन है कंज्यूमर्स? अगेन सिंपल इंग्लिश वर्ड है। कंज्यूमर्स मतलब ऑर्गेनिजम्स दैट आर कंज्यूमिंग। किसको कंज्यूम कर रहे हैं? दे आर कंज्यूमिंग प्लांट्स। ठीक है, सो ऑल द एनिमल्स,
ऑल द एनिमल्स दैट डिपेंड, जो कि डिपेंड करने वाले हैं ऑन प्लांट्स, डिपेंड्स ऑल द एनिमल दैट डिपेंड्स ऑन प्लांट्स। अब देखो ये डिपेंडेंस डायरेक्ट हो सकती है या इनडायरेक्ट हो सकती है, डायरेक्ट डिपेंडेंस और इनडायरेक्ट डिपेंडेंस। डायरेक्ट डिपेंडेंस मतलब वो सीधा सीधा जाके प्लांट ही खा रहे हैं, जो कि हमारे हर्बीवोर्स होंगे, है ना, वो सीधा प्लांट को ही खा रहे, तो वो डायरेक्ट डिपेंडेंस है। अब इनडायरेक्ट डिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर्स। ठीक है, दीज आर कॉल्ड एज द प्राइमरी कंज्यूमर्स। अब देखो प्राइमरी कंज्यूमर है तो कोई टर्म होगा जिससे सेकेंडरी कंज्यूमर भी बोलते होंगे। क्या होते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स? इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स। इनडायरेक्टली मतलब ऑर्गेनिजम्स दैट आर गोइंग टू फीड ऑन प्राइमरी कंज्यूमर्स। जैसे कि प्लांट आया, प्लांट को डायरेक्टली किसने खाया? हर्बीवोर ने खाया, ठीक है। लेकिन फिर हमारा एक कार्निवोर आ गया, और कार्निवोर ने क्या किया? इस हर्बीवोर को खाया। अब देखो कार्निवोर का भी एनर्जी एक तरीके से प्लांट से ही आ रहा है, क्योंकि हर्बीवोर प्लांट पे सर्वाइव कर रहा है, लेकिन क्योंकि वो डायरेक्टली प्लांट को नहीं खा रहा और वो पहले हर्बीवोर को खा रहा है, इसीलिए उसको बोलेंगे हम इनडायरेक्ट डिपेंडेंस ऑन प्लांट। सो इनडायरेक्टली डिपेंडेंट प्लांट पे कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे? सारे के सारे कार्निवोर्स। अब इन कार्निवोर्स को हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी, सेकेंडरी कंज्यूमर्स। ठीक है, सो सेकेंडरी कंज्यूमर्स आर डिपेंडेंट ऑन प्राइमरी कंज्यूमर्स। ठीक है, अब सेकेंडरी कंज्यूमर में चेन खत्म नहीं हो जाता, सेकेंडरी कंज्यूमर के बाद हमारे टर्शियरी कंज्यूमर्स भी आएंगे। ठीक है, क्या है? टर्शियरी कंज्यूमर्स। टर्शियरी कंज्यूमर्स वो ऑर्गेनिजम्स है जो कि सेकेंडरी कंज्यूमर्स को खाने वाले। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखो। प्राइमरी कंज्यूमर्स का एग्जाम्पल टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में प्राइमरी कंज्यूमर्स के एग्जाम्पल क्या क्या है? इंसेक्ट्स, बर्ड्स, मैमल्स। ठीक है, ये सब क्या है? हमारे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के प्राइमरी कंज्यूमर्स। एक्वेटिक इकोसिस्टम में, एक्वेटिक इकोसिस्टम में याद रखना मोलस्क्स। ये क्वेश्चन आ रखा है, इसीलिए मैं इतना एम्फेसाइज कर रहा हूँ आपको। एग्जाम्पल में क्वेश्चन आ रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज द प्राइमरी कंज्यूमर इन एक्वेटिक इकोसिस्टम, पूछा गया क्वेश्चन है ये, और उसमें ऑप्शन दे देंगे आपको मैमल्स, बर्ड्स, मोलस्क्स, इंसेक्ट्स, आर्थ्रोपोड्स। तो रिमेंबर आपको याद क्या रखना है? मोलस्क्स। ठीक है, इतना अगर आपको समझ आ गया, लेट्स मूव टू नाउ फूड चेन्स। अब देखो पूरे के पूरे वर्ल्ड में ना देयर आर टू टाइप्स ऑफ फूड चेन्स। एक है हमारा क्या? ग्रेजिंग फूड चेन, ग्रेजिंग फूड चेन, और दूसरा है क्या हमारा? डेट्रिटस फूड चेन, डेट्रिटस फूड चेन। ठीक है, यही दो टाइप के फूड चेन एग्जिस्ट कर रहे हैं पूरे के पूरे वर्ल्ड में, कोई भी इकोसिस्टम हो वहां पे यही दो टाइप के फूड चेन एग्जिस्ट करेंगे। अब देखो कंफ्यूज नहीं होना, अक्सर क्या कंफ्यूज होता है कि ग्रेजिंग क्योंकि एक इंग्लिश वर्ड है तो हमारे ख्याल में क्या आता है कि जो डियर है वो हमारा घास खाता है, उसको हम ग्रेजिंग बोलते हैं। तो डियर का घास खाना और टाइगर को डियर का खाना, दैट इज द ओनली एग्जाम्पल ऑफ ग्रेजिंग फूड चेन। हम ऐसा सोचते हैं, नहीं, दैट इज नॉट करेक्ट। ग्रेजिंग फूड चेन इज अ सिंपल फूड चेन जहां पे एक प्रोड्यूसर प्रेजेंट होगा, प्रोड्यूसर को हमारे प्राइमरी कंज्यूमर ने खाया, ठीक है, और प्राइमरी कंज्यूमर को हमारे सेकेंडरी कंज्यूमर ने खाया। ये जो एरो का डायरेक्शन मैंने दिखाया है वो कौन किसको खा रहा है, वो एरो का डायरेक्शन है। अगर यही डायरेक्शन हम एनर्जी फ्लो की तरह करना चाहे तो एरो का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। ठीक है, सो प्रोड्यूसर से एनर्जी गया प्राइमरी कंज्यूमर को, प्राइमरी कंज्यूमर से एनर्जी गया सेकेंडरी कंज्यूमर को। तो जहां पे भी ऐसे टाइप का फूड चेन आपको दिख जाए, दैट इज ग्रेजिंग फूड चेन। इट इज नॉट ओनली डियर ग्रेजिंग ऑन ग्रास, इट कैन बी एनी ऑर्गेनिज्म फीडिंग ऑन अ प्रोड्यूसर एंड अ सेकेंडरी कंज्यूमर फीडिंग ऑन दैट प्राइमरी कंज्यूमर, तो उसको हम बोलते हैं ग्रेजिंग फूड चेन। ठीक है, मतलब ये कि अगर आपके जो फाइटोप्लैंक्टन्स है, अगर आपके जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स एक्वेटिक इकोसिस्टम के हैं, उसको हमारा मोलस्क जो कि एक प्राइमरी कंज्यूमर है उसको मोलस्क कंज्यूम कर रहा है, तो भी वो क्या है? ग्रेजिंग फूड चेन का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ग्रेजिंग वर्ड से कंफ्यूज नहीं होना है। अब समझो इस बात को, जो हमारा एक्वेटिक इकोसिस्टम है, एक्वेटिक इकोसिस्टम, उसमें ग्रेजिंग फूड चेन इज द मेन कॉन्डुइट ऑफ एनर्जी। ग्रेजिंग फूड चेन GFC इज द मेन कॉन्डुइट, इट इज द मेन कॉन्डुइट ऑफ एनर्जी। क्या होता है कॉन्डुइट ऑफ एनर्जी? कॉन्डुइट ऑफ एनर्जी मतलब मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ठीक है, कॉन्डुइट वर्ड से कंफ्यूज नहीं होना, अगेन इसका मतलब है एनर्जी का ट्रांसफर होने का मोड। ठीक है, तो एक्वेटिक इकोसिस्टम में मेन एनर्जी ट्रांसफर मोड इज आर GFC, दैट इज योर ग्रेजिंग फूड चेन। लेकिन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में ऐसा नहीं होता। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, the DFC is detritus food chain, it is the main conduit of energy flow। ठीक है, मेन कॉन्डुइट ऑफ एनर्जी फ्लो, कॉन्डुइट ऑफ एनर्जी फ्लो, एग्जाम में पूछा जाता है ये।
ठीक है, बहुत बार पूछा गया है। इन एक्वेटिक इकोसिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन मोड ऑफ एनर्जी फ्लो, वो आपको दे देंगे जीएफसी ग्रेजिंग फूड चेन या डीएफसी डेट्रिटस फूड चेन, और इसी की कोई दूसरा फॉर्म भी आपको बता देंगे वो। तो रिमेंबर एक्वेटिक इकोसिस्टम इज एक्चुअली आर ग्रेजिंग फूड चेन, ठीक है, एंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम इज योर डीएफसी दैट इज योर डेट्रिटस फूड चेन। क्या है ये डेट्रिटस फूड चेन जो इतनी बार मैं आपको बता चुका हूँ? डेट्रिटस फूड चेन इज एक्चुअली डेड डिकेइंग मैटर का फूड चेन। डेट्रिटस मैंने आपको डिकम्पोजिशन में बताया था, इट इज द रॉ मटेरियल फॉर डिकम्पोजिशन, ये बताया था मैंने आपको, है ना। मतलब ये कि जो डिकम्पोजिशन वाला फूड चेन है वो है हमारा डेट्रिटस फूड चेन। तो व्हाट इज द बिगिनिंग पॉइंट ऑफ दिस फूड चेन? बिगिनिंग पॉइंट इज डेड एंड डिकेइंग मैटर, ठीक है, डेड ऑर्गेनिक मैटर इज द बिगिनिंग पॉइंट ऑफ द डेट्रिटस फूड चेन। और ऑर्गेनिज्म कौन से है जो इसका पार्ट बना रहे हैं? ऑल द डीकम्पोजर्स दे फॉर्म द पार्ट ऑफ डेट्रिटस फूड चेन, ठीक है। और इन डीकम्पोजर्स को हम दूसरा नाम क्या देते हैं? दे आर ऑल्सो नोन एज सैप्रोट्रॉफ्स, ठीक है। सो अभी तक 3 टाइप के ऑर्गेनिज्म हमने पढ़ लिए। एक क्या था? ऑटोट्रॉफ। कौन है ऑटोट्रॉफ? ऑटो मतलब सेल्फ, जो कि खुद खाना बना रहे हैं, यानी कि हमारे प्लांट्स, ठीक है। फिर हमारे पास आते हैं हेटेरोट्रॉफ्स। कौन है हेटेरोट्रॉफ्स? वो ऑर्गेनिज्म जो खुद खाना नहीं बना रहे बट या तो प्लांट या किसी और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड कर रहे हैं, जो कि हमारे के सारे कंज्यूमर्स हैं, ठीक है। तो अगर एग्जाम में पूछा ऑटोट्रॉफ्स फॉर्म पार्ट ऑफ, रिमेंबर इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ ग्रेजिंग फूड चेन। सिमिलरली हेटेरोट्रॉफ फॉर्म्स पार्ट ऑफ ग्रेजिंग फूड चेन, ठीक है। अब हमने पढ़ा क्या? सैप्रोट्रॉप्स क्या है? ऑर्गेनिज्म जो डेड ऑर्गेनिज्म पे फीड कर रहे हैं, डेड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो अगर एग्जाम में पूछा सैप्रोट्रॉफ किस में आता है, तो रिमेंबर सैप्रोट्रॉफ कम्स ऑन डेट्रिटस फूड चेन, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं आपको स्पेसिफाई करके बता रहा हूँ। सैप्रोट्रॉफ से खाना डाइजेस्ट कैसे करते हैं? जस्ट अ फैक्ट, वो खाना क्या पूरा खाते हैं उसका डाइजेस्ट करते हैं? नहीं। इंटरेस्टिंग चीज़, सैप्रोट्रॉफ के खाने का तरीका ऐसा होता है कि अगर एक बैक्टीरिया प्रेजेंट है और यहाँ पे हमारा डेड डिकेइंग मैटर प्रेजेंट है, तो बैक्टीरिया क्या करेगा? पहले एंजाइम्स छोड़ेगा। एंजाइम्स जब छोड़ेगा तो ये जो डेड डिकेइंग मैटर है इट विल गेट डाइजेस्टेड, बॉडी के बाहर ये पूरा का पूरा डाइजेस्टेड एंड ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है। डाइजेशन एंड ब्रेक डाउन ऑफ डेड डिकेइंग मैटर। और एक बार बॉडी के बाहर या डाइजेशन ऑफ डेड डिकेइंग मैटर हो गया तो इसको फिर हमारा बैक्टीरिया वापस अपने अंदर कंज्यूम कर लेगा, ठीक है। दैट इज हाउ द सैप्रोट्रॉफ्स फंक्शन, ठीक है। अब अभी तक मैं आपको फूड चेन बोल रहा था, लेकिन जो भी हमारा नेचुरल सिस्टम है उसमें इतना सिंपल एनर्जी फ्लो नहीं होता। मतलब अगर आपको एक एग्जांपल दूं तो हमारे पास स्पैरो है, सभी ने देखा होगा, छोटा सा बर्ड है। स्पैरो क्या करता है? वो प्लांट पे फीड करता है, सही बात है, इट फीड्स ऑन प्लांट। लेकिन वो सिर्फ प्लांट पे फीड नहीं करता, वो इंसेक्ट्स पे भी फीड करता है ना। और इंसेक्ट्स हमारे प्लांट पे फीड करते हैं। तो अगर ये वाला आप देखोगे फूड चेन, तो इसमें क्या है? इसमें प्लांट प्रोड्यूसर है, इंसेक्ट प्राइमरी कंज्यूमर है, स्पैरो सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया। लेकिन स्पैरो डायरेक्टली जब प्लांट को खा रहा है तो स्पैरो क्या है? प्राइमरी कंज्यूमर है। मतलब ये कि स्पैरो एक बार में ही अलग अलग ट्रॉफिक लेवल्स पे जाके वो ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो नेचर में ऐसा ही होता है, कभी भी एक ऑर्गेनिज्म एक स्पेसिफिक ट्रॉफिक लेवल पे नहीं एग्जिस्ट करता, वो मल्टीपल ट्रॉफिक लेवल्स में एग्जिस्ट करता है। और इसीलिए हमारे फूड वेब का कॉन्सेप्ट आता है। क्या है ये? एक छोटा सा हमारा फूड वेब ही था। क्या है फूड वेब? मतलब ये कि जितने भी हमारे फूड चेन है उनका इंटरकनेक्शन ऑफ फूड चेन्स, ठीक है। इंटरकनेक्शन ऑफ फूड चेन्स इज योर फूड वेब, ठीक है। अब इतने टाइम से मैं ट्रॉफिक लेवल बोल रहा हूँ। क्या है ये ट्रॉफिक लेवल? हाउ डू यू डिफाइन ट्रॉफिक लेवल्स? कुछ नहीं है ट्रॉफिक लेवल, बेसिकली आपका कोई भी ऑर्गेनिज्म फूड चेन में एक स्पेसिफिक प्लेस लेगा, उस स्पेसिफिक प्लेस को हम बोलते हैं ट्रॉफिक लेवल। सो क्या है ट्रॉफिक लेवल? स्पेसिफिक प्लेस ऑक्यूपाइड बाय ऑर्गेनिज्म, स्पेसिफिक प्लेस ऑक्यूपाइड बाय ऑर्गेनिज्म इन फूड चेन, स्पेसिफिक प्लेस, ठीक है, उसको हम बोलेंगे ट्रॉफिक लेवल। यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर, प्रोड्यूसर्स, ये सब क्या है? एक एक स्पेसिफिक ट्रॉफिक लेवल्स है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो एनसीईआरटी में एक डायग्राम, एक फ्लो चार्ट रादर दे रखा है कि कैसे हमारा सबसे नीचे आता है प्रोड्यूसर्स के ऊपर आते हैं हमारे प्राइमरी कंज्यूमर्स के ऊपर आते हैं हमारे सेकेंडरी कंज्यूमर्स,
और सेकेंडरी कंज्यूमर्स के ऊपर आते हैं हमारे टर्शियरी कंज्यूमर्स। ठीक है, अब हर एक लेवल जो मैंने बताया इट इज़ अ ट्रॉफिक लेवल, यानी कि प्रोड्यूसर्स हमारा क्या है, इट इज़ द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। ठीक है, वैसे ही प्राइमरी कंज्यूमर्स क्या है, सेकंड ट्रॉफिक लेवल। सेकेंडरी कंज्यूमर्स क्या होंगे हमारा, थर्ड ट्रॉफिक लेवल। एंड टर्शियरी कंज्यूमर्स क्या होंगे हमारे, फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। ठीक है, सो जो भी अभी तक मैं बता रहा था, प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स कंज्यूमर्स कंज्यूमर्स, जितने भी एग्जांपल मैंने बताया वो सारे एग्जांपल उस ट्रॉफिक लेवल पे एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अब फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे वो क्या होंगे, हमारे सारे के सारे प्लांट्स होंगे। सेकेंड ट्रॉफिक लेवल में क्या होगा हमारा, हर्बीवोर्स होगा। ये स्टार्टिंग से मैं जब से फूड चेन स्टार्ट किया, जब से एनर्जी फ्लो स्टार्ट किया, तब से यही समझा रहा हूँ। सेकेंड थर्ड ट्रॉफिक लेवल में क्या आएंगे हमारे, कार्निवोर्स आएंगे। एंड फोर्थ ट्रॉफिक लेवल वुड बी आर टॉप कार्निवोर्स, मतलब जो कि इन थर्ड ट्रॉफिक लेवल के कार्निवोर्स को भी कंज्यूम कर लेते हैं, टॉप कार्निवोर्स। एग्जाम्पल्स याद रखना इंपॉर्टेंट है। प्रोड्यूसर्स में क्या आएंगे हमारे, फाइटोप्लैंक्टन्स। अब यहाँ पे अलग अलग करके नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, सारे के सारे जितने भी इकोसिस्टम, एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल, सबका एक जगह। फाइटोप्लैंक्टन्स, फाइटोप्लैंक्टन्स, ग्रास, ट्रीज। ठीक है, क्या है ये, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में। सेकंड ट्रॉफिक लेवल क्या है, जू प्लैंक्टन्स, काउ, ग्रासहॉपर। ठीक है, फिर थर्ड ट्रॉफिक लेवल में क्या आएंगे हमारे, बर्ड्स आएंगे, फिशेस एंड वुल्फ। ठीक है, एंड द टॉप मोस्ट ट्रॉफिक लेवल इज आर मैन, लायन। ठीक है, एग्जाम्पल अगर आपको दूं तो फाइटोप्लैंक्टन्स हमारा प्रोड्यूसर है। फाइटोप्लैंक्टन्स को कौन कंज्यूम करेगा, हमारा जू प्लैंक्टन्स कंज्यूम करेंगे, द सेकंड ट्रॉफिक लेवल। जू प्लैंक्टन्स को कौन कंज्यूम करेगा, हमारा फिश कंज्यूम करेगा, और फिश को कौन कंज्यूम करेगा, हमारा मैन कंज्यूम करेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारे चार ट्रॉफिक लेवल वाला एक फूड चेन हो गया। ट्रॉफिक लेवल इज नथिंग बट ऑर्गेनिज्म हमारा कौन सा प्लेस ऑक्यूपाई कर रहा है फूड चेन में, उसको हम बोल रहे हैं ट्रॉफिक लेवल। ठीक है, समझ आ गया इतना, गुड। अब एक टर्म आता है यहाँ पे, स्टैंडिंग क्रॉप। ये याद रखना भी जरूरी है, इससे भी पहले क्वेश्चन आ रखा है। ठीक है, स्टैंडिंग क्रॉप से क्वेश्चन आ रखा है, वो पूछेंगे व्हाट इज स्टैंडिंग क्रॉप। सो बेसिकली आपको एक पर्टिकुलर टाइम दिया जाएगा, एट अ पर्टिकुलर टाइम, एट अ पर्टिकुलर टाइम कितना मास है लिविंग मटेरियल का हर ट्रॉफिक लेवल में, उसको हम बोलते हैं स्टैंडिंग क्रॉप। स्टैंडिंग क्यों, क्योंकि हम उस एक पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहे हैं। ठीक है, एट अ पर्टिकुलर टाइम अमाउंट ऑफ living material at each trophic level। ठीक है, at each trophic level। एग्जाम्पल अगर आपको दूं तो अगर हम बोल रहे हैं कि हमारा फोर्थ ट्रॉफिक लेवल का स्टैंडिंग क्रॉप बताओ, तो पहले उसका टाइम स्पेसिफाई करना है। मतलब कि ईयर 2024 में कितने ऑर्गेनिजम्स थे हमारे टॉप ट्रॉफिक लेवल में, फोर्थ ट्रॉफिक लेवल में, वो फोर्थ ट्रॉफिक लेवल का स्टैंडिंग क्रॉप हो जाएगा। ठीक है, दैट विल बी स्टैंडिंग क्रॉप। लेकिन अगेन समझो इस बात को, नंबर की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, बायोमास की बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट द बायोमास ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो स्टैंडिंग मतलब एक पर्टिकुलर टाइम में एक पर्टिकुलर एरिया में कितने ऑर्गेनिजम्स हैं, जिसका मतलब हो गया स्टैंडिंग। क्रॉप मतलब बायोमास। ठीक है, बायोमास ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन दैट एरिया इन दैट पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, यूनिट क्या होगा स्टैंडिंग क्रॉप का, स्टैंडिंग क्रॉप या तो आप वेट में कैलकुलेट करोगे या ड्राई वेट में कैलकुलेट करोगे। वेट मतलब यूनिट विल बी केजी और ग्राम, वट एवर यू वांट टू पुट इट इन। ठीक है, अब देखो समझो इस बात का, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जब मैं बता रहा था वहां पे मैंने ऐसे कुछ बोला, प्रोडक्टिविटी क्या था, प्रोडक्टिविटी इज अमाउंट ऑफ बायोमास प्रोड्यूस्ड पर यूनिट एरिया ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन यहाँ पे हम एक पर्टिकुलर टाइम की बात करें, मतलब इस दिन या इस ईयर हमारा कितना बायोमास एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसका यूनिट वुड बी सिंपल एज केजी और ग्राम। इसको कंफ्यूज नहीं करना, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से इसको कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक है, वहां पे प्रोडक्शन की हम बात कर रहे हैं कि इस टाइम में कितना प्रोड्यूस हुआ, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि उस टाइम पे कितना ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। ठीक है, दैट इज योर स्टैंडिंग क्रॉप। अब अगर आप ध्यान दे रहे होंगे, जब भी मैं फूड चेन फूड वेब की बात कर रहा हूँ, मैं एक पर्टिकुलर लेवल तक ही बना रहा हूँ, अबाउट थर्ड ट्रॉफिक लेवल या फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। उसके आगे मैं कोई भी ऑर्गेनिज्म का लेवल नहीं बना रहा। क्यों, क्योंकि एनर्जी ट्रांसफर में भी नेचर में एक 10% लॉ है जो कि फॉलो होता है। 10% लॉ
क्या कहता है ये 10% लॉ? 10% लॉ कहता है कि नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में सिर्फ 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होगा फ्रॉम द लोअर ट्रॉफिक लेवल। क्या कह रहा है? ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड where? Transferred to each trophic level from previous trophic level, each trophic level from lower trophic level। सही है, लोअर ट्रॉफिक लेवल। मतलब ये, अगर आपको एग्जांपल दूं कि प्लांट है, प्लांट ने सपोज इससे वैसे तो बहुत ज़्यादा कैलोरीज की एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, सपोज उसने 1000 किलो कैलोरी की एनर्जी प्रोड्यूस करी, तो प्लांट को कौन खा रहा है? हर्बीवोर। तो हर्बीवोर का 1000 किलो कैलोरी का 10% एनर्जी अवेलेबल होगा, मतलब ये कि 100 किलो कैलोरीज हर्बीवोर के पास आएगा। ठीक है, हर्बीवोर को कौन खा रहा है? हमारा कार्निवोर। तो कार्निवोर के पास अगेन 10% 100 किलो कैलोरीज का होगा, तो 10 किलो कैलोरी एनर्जी अवेलेबल होगा। ठीक है, अब कार्निवोर को टॉप लेवल कार्निवोर खाएगा, टॉप लेवल कार्निवोर, सबसे ऊपर के लेवल का कार्निवोर, दैट इज द 4th ट्रॉफिक लेवल, है ना। 4th ट्रॉफिक लेवल में 10% ऑफ 10 वुड बी 1 किलो कैलोरीज। तो अगर आप देखोगे कि जो हमारा प्लांट से 1000 किलो कैलोरी स्टार्ट हुआ था, वो टॉप लेवल पहुंचने तक सिर्फ 1 किलो कैलोरी रह गया। मतलब ये कि अगर हम टॉप लेवल से भी एक ट्रॉफिक लेवल बढ़ाएंगे तो उसको कितना मिलेगा? 0.1, जो कि बहुत लो है टू सर्वाइव एन ऑर्गेनिज्म। और बहुत लो होने की वजह से ही एक पर्टिकुलर लेवल, दैट इज यूजुअली 4th ट्रॉफिक लेवल तक ही हमारा एनर्जी ट्रांसमिट होता है। उसके आगे एनर्जी वेस्ट ज़्यादा हो रहा है दैन कंजम्पशन। ठीक है, वेस्ट मतलब ये जो 10% पहुंचा टॉप लेवल में, तो बचा हुआ 90% कहाँ गया? गेट्स आउट एज हीट। सिमिलरली हर्बीवोर से भी कार्निवोर में 10% गया, तो बचा हुआ 90% कहाँ गया? हीट बन के वो बाहर चला गया। ठीक है, तो इसीलिए कभी भी 4th ट्रॉफिक लेवल के बाद आपको फूड चेन में, किसी भी फूड चेन में ऑर्गेनिज्म नहीं मिलेगा। यही चीज़ एनसीईआरटी में एक डायग्राम के थ्रू बताई गई है। क्या है हमारे पास? सन है। सन से एनर्जी किसने कन्वर्ट किया? प्लांट्स ने। ठीक है, प्लांट्स को किसने कंज्यूम किया? हमारे हर्बीवोर्स ने। हर्बीवोर को किसने कंज्यूम किया? हमारे कार्निवोर ने। और कार्निवोर को किसने किया? हमारा टॉप कार्निवोर ने, टॉप कार्निवोर। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है, ये सेकंड ट्रॉफिक लेवल, ये थर्ड ट्रॉफिक लेवल, और ये 4th ट्रॉफिक लेवल है। ठीक है, अब हर एक ट्रॉफिक लेवल में क्या हो रहा है? हमारा हीट लॉस हो रहा है, हीट इज बीइंग लॉस्ट। जहाँ पे भी एनर्जी ट्रांसमिट हो रही है वहाँ पे हीट लॉस हो रहा है। ठीक है, और ऐसी हीट लॉस होने की वजह से 4th ट्रॉफिक लेवल के ऊपर हमारा ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि उसको एनर्जी, एडिक्वेट एनर्जी अवेलेबल ही नहीं होगा। ठीक है, इट इज द डायग्राम दैट इज शोइंग योर लॉस ऑफ एनर्जी विथ ट्रांसमिशन टू ईच ट्रॉफिक लेवल। हर एक ट्रॉफिक लेवल में ट्रांसमिट होते टाइम एनर्जी हमारा लॉस हो रहा है। नाउ लेट्स मूव टू द फाइनल सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज योर इकोलॉजिकल पिरामिड्स। इकोलॉजिकल पिरामिड्स क्या है? इकोलॉजिकल पिरामिड्स, अब देखो पिरामिड्स सबने सुना है वर्ड। क्या है पिरामिड्स? बेसिकली एक बेस से आप ऊपर की तरफ मूव करोगे तो दैट इज योर पिरामिड। ठीक है, अब जब इकोलॉजिकल फैक्टर्स को आप कंसिडर करके एक पिरामिड बनाओगे, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे इकोलॉजिकल पिरामिड। सो इकोलॉजिकल पिरामिड इज नथिंग बट रिलेशन, इट इज द रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स ऑफ डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल, बिटवीन ऑर्गेनिजम्स ऑफ ट्रॉफिक लेवल्स। ठीक है, मतलब अलग अलग ट्रॉफिक लेवल्स। सबसे नीचे हम हमेशा क्या डालेंगे? हमारा प्रोड्यूसर डालेंगे। प्रोड्यूसर के ऊपर क्या होगा? प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्शरी कंज्यूमर। हर एक लेवल पिरामिड का एक ट्रॉफिक लेवल होगा, और इन ट्रॉफिक लेवल्स के बीच में ऑर्गेनिजम्स जो इन ट्रॉफिक लेवल में एग्जिस्ट कर रहे हैं उनके बीच में क्या रिलेशन है, ये हमें इकोलॉजिकल पिरामिड बताएगा। ठीक है, याद रखना, ईच लेवल ऑफ पिरामिड इज अ ट्रॉफिक लेवल। मतलब ये कि टॉप में जो एपेक्स बना रहा है पिरामिड का, दैट इज योर टॉप लेवल कार्निवोर और योर टर्शरी कंज्यूमर्स। अच्छा, एक और चीज़, जब हम एक ट्रॉफिक लेवल की बात करें इकोलॉजिकल पिरामिड में, इट इंक्लूड्स ऑल ऑर्गेनिजम्स इन दैट ट्रॉफिक लेवल एंड नॉट अ पर्टिकुलर स्पीशी। ठीक है, मतलब ये कि अगर हमने बोला कि टर्शरी कंज्यूमर जो हमारा एपेक्स बना रहा है, टॉप लेवल कार्निवोर है, सिर्फ लायन नहीं आएगा, उस एरिया में जितने भी टॉप लेवल कार्निवोर है, चाहे वो लायन हो, टाइगर हो, लेपर्ड हो, जितने भी आएंगे सबको उसी पिरामिड के लेवल में इंक्लूड करोगे। मतलब ये कि हम इकोलॉजिकल स्टडी कर रहे हैं, हम स्पीशी स्पेसिफिक स्टडी नहीं कर रहे। मतलब एक पर्टिकुलर स्पीशी को नहीं लेना है, जितनी भी ऑर्गेनिज्म है उस ट्रॉफिक लेवल में, ऑल द ऑर्गेनिजम्स विल बी इंक्लूडेड। ठीक है, सो दो टाइप के आपके पिरामिड्स बन सकते हैं। या तो वो अपराइट हो सकता है, जो कि मैंने ऊपर डायग्राम में दिखाया आपको, अपराइट पिरामिड हो सकता है, या वो इन्वर्टेड पिरामिड हो सकता है। ठीक है, सो यूजुअली पिरामिड्स अपराइट ही होते हैं। नॉर्मली भी पिरामिड अपराइट ही होता है, नीचे का बेस बड़ा होता है, ऊपर का एपेक्स छोटा होता है। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं जहाँ पे इन्वर्टेड पिरामिड भी
हो सकता है, आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहले अपराइट पिरामिड में सबसे पहला एग्जाम्पल है पिरामिड ऑफ एनर्जी। ठीक है, पिरामिड ऑफ एनर्जी। पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट। रिमेंबर दिस, इट इज ऑलवेज अपराइट। एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पिरामिड इज ऑलवेज अपराइट। सो रिमेंबर, इट इज पिरामिड ऑफ एनर्जी, इट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज अपराइट। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली 10% लॉ के हिसाब से जैसे जैसे आप नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में मूव करते जाओगे, एनर्जी आपकी लॉस होती रहेगी। एनर्जी लॉस होता रहेगा तो पिरामिड छोटा छोटा होता रहेगा, छोटा छोटा होता रहेगा, मतलब पिरामिड का एपेक्स बन जाएगा, है ना। सो अगर आपके पास प्रोड्यूसर्स है, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर्स एंड टर्शरी कंज्यूमर्स है। जैसा मैंने आपको 10% लॉ के एग्जाम्पल में बताया था, अगर प्रोड्यूसर के पास कितना 1000 जूल ऑफ एनर्जी है, तो फिर टर्शरी कंज्यूमर के पास कितना पहुंचेगा 1 जूल। 10% के हिसाब से ना, यहाँ पे 100 आएगा, यहाँ पे 10 आएगा, और फाइनली टर्शरी कंज्यूमर विल हैव 1 जूल ऑफ एनर्जी। सही बात है, यही एग्जाम्पल इसका, है ना। सो ऑब्वियसली 1 जूल का पिरामिड का लेवल वुड बी स्मॉलर व्हेन कंपेयर टू 1000 जूल्स। तो ऑब्वियसली 1 जूल विल फॉर्म द एपेक्स, जो कि हमारा टर्शरी कंज्यूमर है। एनर्जी का पिरामिड इज ऑलवेज एंड ऑलवेज अपराइट। रिमेंबर, इट इज ऑलवेज अपराइट नो मैटर व्हाट। ठीक है, उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल आ जाओ हम अपराइट पिरामिड का, पिरामिड ऑफ नंबर। ठीक है, पिरामिड ऑफ नंबर एंड पिरामिड ऑफ बायोमास। नाउ दिस इज यूजुअली अपराइट। ठीक है, यूजुअली एंड ऑलवेज में फर्क है। ऑलवेज मतलब हमेशा अपराइट होगा, यूजुअली मतलब नॉर्मली अपराइट होता है, लेकिन कुछ केसेस में इन्वर्टेड भी हो सकता है। ठीक है, पिरामिड ऑफ नंबर का एग्जांपल अगर आपको मैं दूं तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम ले लो। ठीक है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम में नीचे क्या है, हमारे ग्रासेस है, जो कि हमारे प्रोड्यूसर्स होंगे तो बहुत ज़्यादा नंबर में होंगे। उसके बाद क्या आएगा, ग्रास को खाने वाला हमारा डियर आ जाएगा, विच इज़ योर प्राइमरी कंज्यूमर। तो ऑब्वियसली डियर का नंबर ग्रास से तो कम ही होगा ना, नंबर की बात करें हम, डियर का नंबर ग्रास से तो कम ही होगा। तो अगर डियर का नंबर ग्रास से कम है तो उसका छोटा ब्लॉक बनेगा। उसके बाद डियर को खाने वाला कार्निवोर, सपोज टाइगर आ गया हमारा, जो कि हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर है इस फूड चेन में। ठीक है, तो टाइगर का नंबर डियर से भी कम होगा तो और छोटा बनाएगा। तो ऐसे करके हमारा पिरामिड ऑफ नंबर इन अ ग्रासलैंड, इन अ ग्रासलैंड कैसा होगा हमारा इन अ ग्रासलैंड पिरामिड ऑफ नंबर, इट विल बी अपराइट। ठीक है, वैसे ही पिरामिड ऑफ बायोमास ग्रासलैंड इकोसिस्टम में अपराइट होगा, क्योंकि ग्रास का नंबर ज्यादा है तो ग्रास का बायोमास भी ज्यादा होगा। वैसे ही डियर का नंबर ग्रास से कम है तो डियर का बायोमास भी ग्रास से कम होगा। टाइगर का नंबर डियर से कम है तो टाइगर का बायोमास भी डियर से कम होगा। तो पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ नंबर, बोथ इन अ ग्रासलैंड इकोसिस्टम विल बी अपराइट। ठीक है, समझ आ गया इतना? ये सब तो सेंस बन रहा है ना कि अपराइट होगा, ग्रास का नंबर और बायोमास ज़्यादा होगा डियर से, लॉजिकल है। तो फिर इन्वर्टेड पिरामिड कैसे बन रहा है हमारा? इन्वर्टेड पिरामिड हमारा नॉर्मली नहीं बनता। इन्वर्टेड पिरामिड बनेगा जब आप जाओगे सी में। ठीक है, अब जाओ सी में, और सी में अगर आप देखोगे कि चलो मैं बायोमास स्टडी करता हूँ, बायोमास ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन सी, तो आप नोटिस करोगे कि जो हमारा प्राइमरी प्रोड्यूसर है सी का, क्या बोला मैंने, इट इज फाइटोप्लैंक्टन्स, है ना। जो फाइटोप्लैंक्टन्स का बायोमास है दैट इज स्मॉलर दैन योर प्राइमरी कंज्यूमर्स। कौन है प्राइमरी कंज्यूमर्स? फिश। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कौन था हमारा? फाइटोप्लैंक्टन्स। ठीक है, मतलब ये कि अगर आप सी में जाओ और बायोमास का एक पिरामिड बनाओ तो एक्चुअली वो पिरामिड इन्वर्टेड आ रहा है। क्यों? क्योंकि जो ऊपर वाला लेवल है दैट इज बिगर देन योर लोअर लेवल। फाइटोप्लैंक्टन से ज्यादा बायोमास हमारा फिश का है। ऑब्वियसली हम बायोमास की बात करें, नंबर की बात करें तो फाइटोप्लैंक्टन का नंबर वुड बी लार्जर देन फिश। ठीक है, pyramid of number in a C ecosystem would be upright, लेकिन pyramid of biomass in a C ecosystem is inverted. ठीक है, so pyramid of biomass in C, remember it is inverted। वैसे ही अगर आपको एक ट्री इकोसिस्टम बताऊं, ट्री इकोसिस्टम, ये एग्जांपल हमारा एनसीईआरटी में दे रखा है और बहुत ही प्यारा एग्जांपल है। ठीक है, ट्री इकोसिस्टम देखो, ट्री क्या है हमारा, एक होगा, वी हैव सिंगल ट्री, लेकिन उस ट्री को सर्वाइव करने वाले इंसेक्ट्स बहुत सारे होंगे। सपोज वी हैव 2000 इंसेक्ट्स। ठीक है, लेकिन अब जो बर्ड्स होंगे वो इंसेक्ट से तो कम ही होंगे। सो बर्ड्स सपोज वी हैव 200। ठीक है, मतलब ये कि नंबर में एक ट्री था, इंसेक्ट का नंबर ज्यादा है और इंसेक्ट के नंबर से हमारा बर्ड का नंबर कम है, तो एक स्पिंडल शेप मिल रहा है हमको, है ना। सो अगर हम नंबर की बात करें, पिरामिड ऑफ नंबर की बात करें, इट विल बी व्हाट, इट विल बी पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ नंबर इन ट्री इकोसिस्टम। एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आया है इसीलिए बता रहा हूं। ठीक है, पिरामिड ऑफ नंबर इन ट्री इकोसिस्टम इज इन्वर्टेड और स्पिंडल शेप, इन्वर्टेड और स्पिंडल
शेप। लेकिन पिरामिड ऑफ बायोमास कैसा होगा? ऑब्वियसली ट्री बहुत बड़ा है तो उसका बायोमास भी बहुत ज़्यादा होगा। बायोमास ज़्यादा इंसेक्ट से होगा, बिल्कुल यार, इंसेक्ट छोटे छोटे होते हैं, 2000 ही इंसेक्ट क्यों ना हो जाए, लेकिन 2000 इंसेक्ट होने के बावजूद भी बायोमास उसका प्लांट से तो कम ही होगा, ट्री से तो कम ही होगा, है ना। सो पिरामिड ऑफ नंबर भले ही हमारा इन्वर्टेड हो, पिरामिड ऑफ बायोमास would be upright. Pyramid of biomass is upright. ठीक है। और वैसे ही जो हमारा सी इकोसिस्टम था वहां पे क्या, पिरामिड ऑफ बायोमास इज इन्वर्टेड बट पिरामिड ऑफ नंबर विल बी अपराइट। समझ आ गया इतना? ठीक है। सो याद रखना, एक ही इकोसिस्टम में अगर एक फैक्टर आप कंसीडर करोगे तो वो अपराइट होगा, दूसरा फैक्टर उसी इकोसिस्टम में इन्वर्टेड हो सकता है। ठीक है। बायोमास सी में इन्वर्टेड है लेकिन नंबर सी में अपराइट है। ट्री इकोसिस्टम में हमारा नंबर इन्वर्टेड है या स्पिंडल शेप्ड है लेकिन आपका जो बायोमास है वो अपराइट है। ठीक है, समझ आ गया इतना? तो ये है आपका पूरा का पूरा चैप्टर जो आपको याद रखना है। नाउ बिफोर वी रैप अप द एंटायर चैप्टर, एक छोटा सा टॉपिक, लिमिटेशंस ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स। क्या क्या लिमिटेशंस है इकोलॉजिकल पिरामिड्स के? ठीक है। मेन लिमिटेशन इकोलॉजिकल पिरामिड का ये है कि ये फूड चेन को अकाउंट में लेता है लेकिन फूड वेब के लिए ये यूजफुल नहीं है। मतलब ये कि अभी मैंने बताया एक इकोलॉजिकल पिरामिड का लेवल वुड बी 1 ट्रॉफिक लेवल, लेकिन ऐसा नहीं होता कि एक ऑर्गेनिज्म सिर्फ उसी ट्रॉफिक लेवल में, जो कि स्पैरो का एग्जांपल मैंने आपको दिया था, वो इंसेक्ट खाएगा तो क्या हो गया, वो सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया, लेकिन अगर वो प्लांट खा रहा है तो वो प्राइमरी कंज्यूमर है। तो अब जब पिरामिड बनाओगे उसको कौन से लेवल में डालोगे, प्राइमरी कंज्यूमर लेवल में डालोगे या सेकेंडरी कंज्यूमर लेवल में डालोगे, है ना। सो ये एक प्रॉब्लम है हमारे इकोलॉजिकल पिरामिड के साथ। मतलब ये कि इकोलॉजिकल पिरामिड फूड वेब को अपने कंसिडरेशन में नहीं लेता, एंड प्लस ऑर्गेनिज्म अगर मोर देन 2 ट्रॉफिक लेवल में आ गया है तो उसको भी वो कंसिडर नहीं करेगा। ठीक है। सो इट डजंट टेक इनटू अकाउंट सेम ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स, ठीक है। बेसिकली पॉइंट 1 फूड वेब की बात कर रहा है, पॉइंट 2 भी उसी चीज़ की बात कर रहा है एक दूसरे लैंग्वेज में। ठीक है, सेम ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स। अब जब सेम ऑर्गेनिज्म डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स में जाएगा तो उसका इकोलॉजिकल पिरामिड बना ही नहीं पाओगे आप। ठीक है। सो दैट इज अ लिमिटेशन ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड। एंड थर्ड लिमिटेशन इज सैप्रोफाइट्स को कोई जगह नहीं दी गई है। ठीक है, सैप्रोफाइट्स को कोई जगह नहीं दी गई है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि मैंने आपको बताया डेट्रिटस फूड चेन इज द मेजर कॉन्ड्यूट ऑफ एनर्जी इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स। अब जब मेजर कॉन्ड्यूट ऑफ एनर्जी डेट्रिटस फूड चेन है और आप इकोलॉजिकल पिरामिड में सैप्रोफाइट को जगह ही नहीं दे रहे हो तो फिर कहाँ से सही रिप्रेजेंटेशन होगा, है ना। सो दैट इज द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड जो आपको समझ आना चाहिए, जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है। एंड विद दैट वी फिनिश ऑफ द एंटायर चैप्टर। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया हो। इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल्स, लेवल्स ऑफ फूड चेन, लेवल्स ऑफ ट्रॉफिक लेवल्स के एग्जाम्पल्स, एनर्जी ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है, डिकम्पोजिशन के स्टेप्स, ऑल दीज आर इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ दिस चैप्टर जो आपको याद रखना है। ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हो, चीज़ें अंडरस्टैंडिंग में आई हो और आप चीज़ें याद रख सको। जाके हमारे 100 नोट जरूर डाउनलोड कीजिएगा, उसके थ्रू पढ़िएगा। एंड अगर आपको कोई भी चीज़, कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट सेक्शन में यू कैन आस्क मी, आई विल ट्राई टू क्लैरिफाई आप लोग के डाउट्स टू द बेस्ट पॉसिबल लेवल। ठीक है। सो आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन ऑल द बेस्ट एंड कीप वर्किंग हार्ड। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग। बाय बाय।